नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका LOTM एक्सप्लेनेशन के दूसरे वीडियो में। जी हाँ, और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 53 से लेकर चैप्टर 98 तक की कहानी को। अब आई नो यहाँ से 46 चैप्टर्स ही कवर हो रहे हैं क्योंकि चैप्टर 99 में एक बहुत बड़ा क्लू निकल के आता है और फिर उस क्लू वाले पूरे पोर्शन को कवर करते करते हमें जाना होगा चैप्टर 120-130 के आसपास। तो इसीलिए इस वाली वीडियो में हम 98 पे ही रुकेंगे और अगली वीडियो जो आएगी उसमें एक्चुअली हम 65 to 70 चैप्टर्स कवर करेंगे, जहां हम शुरू तो करेंगे 99 से लेकिन रुकेंगे 170 के आसपास। एनीवेज, आज वाली जो वीडियो है भले इसके अंदर से 46 चैप्टर्स है लेकिन यहाँ मार काट एक बहुत तगड़ा होने वाला है, तो भैया पूरी वीडियो को ढंग से देखना। साथ ही यहाँ मैं आपको कई सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि सुन के आप बोलोगे कि भैया एनिमे में ये सब हुआ कब। एंड एक और बात, इस वीडियो का भी लाइक टारगेट, व्यूज टारगेट और कॉमेंट टारगेट सेम है, यानी कि 100 के व्यूज, 10 के लाइक्स और 1 के कॉमेंट। थैंक यू, आपने पिछली वीडियो पे पूरा कर दिया था, इसलिए मैं इस वीडियो को इतनी जल्दी लेके आ गया हूँ और अगली वीडियो भी टारगेट पूरी होने के बाद ही आएगी। खैर, तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 53 के स्टार्ट में हमें एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी बातें बताई जाती है और ये है ऑरोरा ऑर्डर। अब बाकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले ऑरोरा ऑर्डर जो है वो बहुत नई है, मतलब कुछ 200-300 साल पहले ही आई है। और जो लोग इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो बिलीव करते हैं कि एक्चुअली में गॉड जो है ना वो सिर्फ एक ट्रू क्रिएटर है। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि क्रिएटर के डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट गॉड्स बने हैं और अभी के सिनेरियो में 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस हैं, जैसे लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म वाला चर्च, गॉडेस एवरनाइट या स्टीम एंड मिशनरी वाले चर्च। तो इन 7 को गॉड माना जाता है। लेकिन ऑरोरा ऑर्डर के लोग बिलीव करते हैं कि जब ट्रू क्रिएटर एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, डिफरेंट गॉड्स में फटा था, तो उसका कोर बच गया था और वही कोर से बना ट्रू क्रिएटर और वही असली गॉड है। ये जो 7 ऑर्थोडॉक्स चर्च के गॉड एंड गॉडेसेस है ना, ये लोग काइंड ऑफ एंजल्स या फेरीज जैसे हैं। इनके पास पावर्स काफी है लेकिन रियल गॉड तो ट्रू क्रिएटर ही है। अब बाकी के जो 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस हैं वो लोग एक्चुअली डीटी यानी कि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन ट्रू क्रिएटर के फॉलोअर्स यानी ऑरोरा ऑर्डर वाले करते हैं। कैसी मूर्ति? वेल, यहाँ एक नेकेड ह्यूमन की मूर्ति है जो कि उल्टा लटका हुआ है, काइंड ऑफ एक क्रॉस पे। अगर आपने एनिमे देखा है तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो दिखाया गया था एनिमे के अंदर, समझाया नहीं गया था। सो यस, दिस इज द बिलीफ ऑफ ऑरोरा ऑर्डर, जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सीक्रेट ऑर्डर है और भी बहुत सारे हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेगी। अब चैप्टर 53 के अंदर हमें यह भी बताया जाता है कि एल्गर अपने बोट पे है और वही ये सब चीजें सोच रहा था, मतलब इन ऑर्डर्स के बारे में। तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। और हाँ, एक बात ध्यान रहे कि मैं यहाँ कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा हूँ। लिटरली मेरे पास कुछ पॉइंटर्स है हर चैप्टर के, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो कुछ अगर हल्की फुल्की मैं गलती से मिस्टेक कर दूं तो माफ करना। खैर, अब आते हैं हम लोग नाइट हॉक्स की तरफ और यहाँ पे डन के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है। इन्फॉर्मेशन ये कि रे बीबर था ना, पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, एक मोटी सी औरत थी जिसका लाश मिला था, उसका बेटा रे बीबर था, वही शायद नोटबुक लेके भागा होगा। वेल, काइंड ऑफ कंफर्म हो गया है कि उसके पास ही नोटबुक है। बस अब ये कंफर्मेशन चाहिए कि क्या रे बीबर वाकई में एंटिगनस फैमिली का डिसेंडेंट है। और यही पता करने के लिए ये लोग कैपिटल सिटी बैकलुंड के डाइकॉस से एक सील्ड आर्टिफैक्ट मंगा रहे हैं जिसका नंबर है 2-049। 2 बोले तो काफी डेंजरस है और 049 तो उसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था कैसे ये काम करता है सील्ड आर्टिफैक्ट का नोमेनक्लेचर। अब ये सील्ड आर्टिफैक्ट क्या है वो आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगा, उसका कैसे यूज होगा वो भी आपको पता चलेगा। फॉर नाउ मैं इतना बता सकता हूं कि ये एंटिगनस फैमिली को ही बिलोंग करता था और ये सील्ड आर्टिफैक्ट एंटिगनस फैमिली के डिसेंडेंट को काइंड ऑफ ट्रैक कर सकता है। तो हाँ, ये सारी बातें डन बताता है अपने क्लाइन मोरेटी को और बातचीत में डन क्लाइन से पूछता है कि एक बात बता दोस्त, तू सीयर पाथवे क्यों चूज किया? आई मीन, हम लोग चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस से हैं, नाइट हॉक्स जो हम हैं, तो हमारे पास सीयर का अगला सीक्वेंस भी नहीं है, मतलब सीक्वेंस 8 भी हमें पता तक नहीं क्या है। तो तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो तो रुक जाएगी, तो व्हाई चूज सीयर? अब क्लाइन सीयर क्यों चूज किया है वो तो हम सब जानते हैं, क्योंकि एम्परर रोजेल के डायरी में लिखा था कि उन्हें सीयर लेना चाहिए था। बट यहाँ क्लाइन एक झूठी बात बोल देता है। क्लाइन डन को कहता है कि एक्चुअली क्या है ना, सीयर और मिस्ट्री प्रायर इस तरह के पाथवेज हैं जो कि सामने से नहीं लड़ते, पीछे से लड़ते हैं। तो मेरे को लड़ने में डर लगता है तो मैं पीछे से लड़ना चाहता था। बट द क्वेश्चन इज कि फिर मिस्ट्री प्रायर क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि ओल्ड नील है ना मिस्ट्री प्रायर, वो गाइड भी कर देते तुमको। तो इस पे अपना क्लाइन बोल देता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब अब वो मैं सीयर ही चूज किया क्योंकि आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, ऑलरेडी एक मिस्ट्री प्रायर है, ऑल दैट। बेसिकली बात को टाल देता है और डन भी उसकी बात को काइंड ऑफ मान लेते हैं। अब जाने से पहले भुलक्कर डन, जो कि बार बार भूल जाते हैं चीजें, मुड़ मुड़ के 2-3 नई अपडेट्स देते हैं। तो एक फाइनल अपडेट वो ये देते हैं मुड़ के कि क्लाइन को कॉम्बैट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। अभी वो शूटिंग के लिए जाता है ट्रेनिंग करने, लेकिन नहीं, अब मार धार की भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जरूरत पड़ सकती
सकती है। खैर, तो इन सब बातों के बाद क्लाइन जाता है डिविनेशन सेंटर पे। याद है ना, ज्वाइन कर लिया था वो डिविनेशन वाले जगह को, और वहां वो एंजेलिका से मिलता है, जो कि ऑफ कोर्स वहां की रिसेप्शनिस्ट है। नाउ क्लाइन की एंजेलिका से थोड़ी सी बात होती है और क्लाइन बताता है कि ग्लासियस था ना, उसका मैंने फेस रीडिंग किया था। अब फेस रीडिंग एंजेलिका पहली बार सुन रही थी और एंजेलिका शॉक में आ जाती है कि फेस रीडिंग हो भी सकती है क्या। ऑफ कोर्स क्लाइन यहाँ झूठ बोला था, क्योंकि वो तो डिविनेशन किया था अपने पावर्स का इस्तेमाल करके, लेकिन क्लाइन यहाँ एंजेलिका को इंप्रेस करना चाहता था ताकि उसे ज्यादा क्लाइंट्स मिले, क्योंकि क्लाइंट्स को एंजेलिका ही रेफर करती है कि आप किस सीयर के पास जाइए। तो हाँ, एंजेलिका के सामने थोड़ा इंप्रेशन बनाना है ना क्लाइन को। तो क्लाइन अपना टक टक 2 बार अपना स्पिरिट विजन ऑन करता है करके, और वो देखता है कि एंजेलिका के अंदर एक डिफरेंट कलर है अंदर छिपा हुआ। बेसिकली वो अपने अंदर किसी बात को बहुत दिन से दबा के रखी है। ऐसे में क्लाइन एंजेलिका को बोल देता है कि तुम कुछ बात को दबा के रखी हो अंदर, इसको निकालने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करो, माउंटेन क्लाइंब करो, देन अगर जरूरत पड़े तो रो, अपने अंदर के इमोशंस को निकालो एंड यू विल फील लाइट। ऑफ कोर्स ये बात सही थी। एंजेलिका फील करती है कि इसे कैसे पता चल गया, क्या ये मेरा भी फेस रीडिंग कर लिया? एंड एंजेलिका हो चुकी है पूरी तरह से इम्प्रेस्ड। हाँ, एंजेलिका को इम्प्रेस करके क्लाइन अपना वेटिंग रूम में जाके बैठता है और तभी एक आती है औरत जिसका नाम एना था और वो डिविनेशन करवाने आई थी। अब क्लाइन का ट्रिक काम किया, क्योंकि यहाँ एंजेलिका एना को रेफर करती है क्लाइन के पास, और क्लाइन जाता है टोपाज वाले रूम में। एक रूम है यहाँ डिविनेशन सेंटर में, और वहां वो एना के साथ उसकी डिविनेशन करने लगता है। अब एना बताती है कि उसका एक फियोंसे था जो कि मार्च के महीना में साउथ कॉन्टिनेंट की तरफ ट्रेवल किया था शिप से। नाउ एना का फियोंसे जिसका नाम जॉयस मायस है, वो एना को एक खत भी लिखा था पिछले महीने के 3 तारीख को, ये बोलते हुए कि अब मैं वापस चलना शुरू करूंगा और जल्द ही आ जाऊंगा। लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया है। अब वो बर्सर्क नाम के एक सी से ट्रैवल कर रहा है, जो कि नदर्न एंड साउदर्न कॉन्टिनेंट को अलग करता है, बीच में वो सी है। और भले सी के अंदर तूफान वगैरह आया था, बट स्टिल अगर वो सरवाइव किया है तो उसको अब तक वापस आ जाना चाहिए था। तो एंजेलिका यही डिविनेशन करवाने आई थी कि भैया मेरा जो फियोंसे है जॉयस मेयर्स, वो बचा या फिर गया, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। तो क्लाइन यहाँ एस्ट्रोलिफ डिविनेशन करता है, कुछ नंबर्स को जोड़ना, इस तरह का डिविनेशन होता है वो। और फिर वो एना को बाहर रहने कहता है, जॉयस के सारे डिटेल्स लेता है कि वो कैसा दिखता था, उसके कपड़े का कुछ टुकड़ा, देन वो कब गया था एंड ऑल दैट। और जब वो एना को बाहर भेजता है तब वो एक्चुअली में ड्रीम डिविनेशन करता है, मतलब अपनी पावर्स का इस्तेमाल ये देखने के लिए कि बंदा आखिर है कहां। अब क्लाइन को कुछ विजन्स आते हैं। पहला विजन ये कि जॉयस मेयर जो था वो एक्चुअली समुद्र में तैर रहा था और समुद्र खून से लाल था। दूसरा विजन ये कि जॉयस मेयर्स शोर तक किसी तरह पहुंच गया और वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा है जहां ब्लू विंड मिल वाला हाउस है कुछ। अब ये दो तो जॉयस मेयर्स वाले विजन्स थे, लेकिन क्लाइन को यहाँ एक तीसरी विजन भी आती है जो कि थोड़ी अजीब सी थी। इस विजन में माउंटेन पे एक पैलेस था, वहां के वॉल्स पूरे टूटे हुए थे, मैगट्स पड़े थे और वहां स्टोन का एक थ्रोन भी था। यहाँ क्लाइन को फील होता है कि उसके विजन के अंदर कोई तो उसको देखा, और ऐसे में क्लाइन तुरंत डिविनेशन को बंद करता है। इसके बाद क्लाइन एना को बुलाता है और वो पूछता है कि वो ब्लू हाउस टॉय विंडमिल जैसा वो तुम्हारा घर है क्या? एना बोलती है हाँ मेरा घर है, मेरा फियोंसे मेरे को गिफ्ट किया था वो विंडमिल एंड ऑल दैट। तो ऐसे में क्लाइन बोलता है कि तुम्हारा फियोंसे घर वापस आ चुका है, जाओ और चेक करो और उसको परेशान मत करना, क्योंकि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, वो कुछ बहुत गंदी चीजों को देखा है, तो उसको सांत्वना देना, शांत करना। और हाँ, घर आ गया, जाओ जल्दी वापस। तो एना भग के अपने घर जाती है और वाकई में उसका फियोंसे जॉयस मेयर्स वहां बैठा हुआ था सोफा पे। जॉयस बताता है कि कैसे वो शिप से वापस आ रहा था बर्सर्क सी में, और तब एक पायरेट ग्रुप इनके शिप पे हमला कर दिया था और उस ग्रुप के लीडर का नाम था नास्ट। नास्ट खुद को किंग ऑफ 5 सीज बता रहा था और अपने आप को डिक्लेयर किया डिसेंडेंट ऑफ सोलोमन अंपायर, और इसीलिए नास्ट किसी को मारा नहीं, बस वो सामान लूटने आया था। अब जिस बोट पे ये लोग थे, इस बोट का नाम था अल्फाल्फा, और अल्फाल्फा के जो पैसेंजर्स थे और जो पायरेट्स के क्रू मेंबर्स थे, इनके बीच झड़प हो जाती है किसी बात को लेके। अब ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी से मार काट शुरू होता है, पूरा ब्लड बाथ हो जाता है और सब लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं। अब शिप के पैसेंजर्स के बीच एक मिस्टर ट्रिस करके आदमी था जो काइंड ऑफ एज लीडर इमर्ज किया और वही मदद किया सबको एस्केप करने में। एस्केप करके किसी तरह अपना जो जॉयस मेयर्स है वो भागा पानी में, वही विजन आया था कि पानी में पूरा खून था। फिर वो एक शोर पे पहुंचा और जिस शोर पे पहुंचा वहां की पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली। तो हाँ, वो पुलिस गिरफ्त में भी कुछ दिन था, एंड देन जब वो वहां से छूटा तो किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके फाइनली एना के घर वापस आया है। अब एना अपने फियोंसे को जिंदा देख के, सही सलामत देख के बहुत खुश थी, और खुशी में एना बताती है कि भैया तुम्हारे बारे में डिविनेशन किया एक बंदा क्लाइन मोरेटी करके, और वो बता दिया कि तुम यहाँ वापस आ गए हो। अब ये बात सुनकर जॉयस भी शॉक में था, क्योंकि वो किसी को बताया नहीं था कि वो टाउन के अंदर आ गया है। तो ये बात क्लाइन मोरेटी को पता कैसे चला? तो हाँ, जॉयस मेयर्स भी इंप्रेस था कि भैया ये जो क्लाइन मोरेटी है वो एक्चुअली में कोई डिविनेशन वाला नहीं, लिटरल में
ओरिजिनल सीयर है। और एना तो इम्प्रेस थी ही, तो अब ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे और दे वर प्लानिंग कि हम लोग एक बार फिर से क्लाइन मोरेटी को विजिट करेंगे, स्पेशली जॉयस मेयर्स। अब यहाँ मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये लोग टिंजन सिटी के अंदर है, राइट? तो यहाँ पे 3 ऑर्थोडॉक्स चर्चेज मेजरली ऑपरेट करती हैं। ऐसे 7 है लेकिन यहाँ 3 करती हैं। पहला है द चर्च ऑफ लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, फिर द चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस जिसके अंदर नाइट हॉक्स आते हैं जहां क्लाइन काम करता है, एंड देन चर्च ऑफ गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एना और जॉयस मेयर्स है ना, ये लोग फॉलोअर हैं चर्च ऑफ गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के। खैर अब हम अगर वापस क्लाइन पे आए तो वो रिचुअल्स वगैरह के बारे में सोच रहा था। मतलब देखा जाए तो वो एक रिचुअल करके ही इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट किया है, राइट? तो वो सोच रहा था अगर मैं रिचुअल को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करूं, तो क्या मैं डिफरेंट चीजें कर सकता हूं उससे। तो हाँ, यही सब क्लाइन सोच रहा था। और क्लाइन के दिमाग में एक और बात आता है कि जब वो इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था या फिर जब वो बियॉन्डर बना था तो उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी थी और आवाज बोल रही थी हॉर्नेसिस फ्लेग्रिया। अब क्लाइन को इतना तो पता है कि हॉर्नेसिस एक्चुअली में एक माउंटेन रेंज है जो कि लियोन किंगडम और इंटिस रिपब्लिक को डिवाइड करता है। हॉर्नेसियस माउंटेन का जो पीक है वो ऑलमोस्ट 6000 मीटर्स ऊपर है सी लेवल से। अब क्लाइन एंटिगोनस फैमिली की डायरी तो पढ़ा था और वहां वो ये एक बात पढ़ा था कि 4th इपॉक के दौरान एक नेशन एग्जिस्ट करता था ऑफ द एवरनाइट उस माउंटेन रेंज में। तो क्या ये नेशन ऑफ एवरनाइट गॉडेस से रिलेटेड है और क्या इनके बीच कुछ कनेक्शन है? यही सब क्वेश्चन क्लाइन के मन में आ रही थी और ऐसे में वो अपने जो मास्टर है कोहेन उनको मैसेज भेज देता है, मतलब जो वहां पे थे यूनिवर्सिटी में। इस लेटर में वो कोहेन से हॉर्नेसियस माउंटेन और डिफरेंट चीजों के बारे में पूछा था और ये लेटर वो मेलिसा को दे देता है ताकि वो इसे पोस्ट कर दे। खैर तो अब मंडे आ चुका था और मंडे क्लाइन का डे ऑफ होता है। जान के लिया है क्योंकि मंडे को 3 बजे पता है ना वो कहां जाता है? ग्रे फॉग में, जहां वो मिलता है जस्टिस और हैंग्ड मैन से, यानी कि किससे? ऑड्री एंड एल्गर से। तो हाँ, मीटिंग जाने से पहले क्लाइन प्लान कर रहा था कि वो एक नया चैंटिंग बनाएगा, कुछ ऐसा जिससे एल्गर या ऑड्री उसको मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे हमारी दुनिया में होता है ना, हम लोग मैसेज करते हैं, आपको नोटिफिकेशन आता है, तो कुछ वैसा ही करने का प्लान कर रहा था और वो चैंटिंग को मॉडिफाई करके शायद कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जब वो चैंटिंग को मॉडिफाई करेगा तो इस तरह की मॉडिफिकेशन होनी चाहिए कि जब प्रेयर हो तो प्रेयर स्पेसिफिकली उसको ही हो। मतलब ऐसा प्रेयर ना हो कि एक 6 फुट 2 इंच आदमी को मैं प्रेयर दे रहा हूं। अरे 6 फुट 2 इंच का बहुत लोग हो सकता है, अगर कोई गॉड भी हुआ तो भैया वो गॉड आके पेल देगा। तो इसीलिए प्रेयर बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए जो कि सिर्फ क्लाइन को ही पॉइंट करे, ऐसे उसमें कंडीशंस होने चाहिए। जैसे क्लाइन लिखता है, द फूल दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस एरा, You are the mysterious ruler above the grey fog. You are the king of black and yellow who wields good luck. तो ये क्लाइन को ही कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा है क्योंकि वो इस एरा से नहीं है, देन वो ग्रे फॉग के ऊपर रूल करता है। तो हाँ, इस तरह से ये चीजें वो बना रहा था जिसका वो एक्सपेरिमेंट करने वाला है आज जब वो मीटिंग में जाएगा ग्रे फॉग के अंदर। खैर तो समय होने लगता है, 3 ऑलमोस्ट बजने वाले थे और ऐसे में क्लाइन जाता है ग्रे फॉग में और वो 2 स्टार्स को टच करके तुरंत ही ऑड्री और एल्गर यानी कि जस्टिस और द हैंग मैन को भी बुला लेता है। अब क्लाइन नोटिस करता है कि ये 2 जब इस बार आए हैं तो इनके चेयर के पीछे एक सिंबल सा बन गया है। जैसे ऑड्री के पीछे बन गया था एक जायंट ड्रैगन, वहीं पे हैंग्ड मैन यानी कि एल्गर के पीछे बना था स्टॉर्म का सिंबल। वहां ऑड्री एल्गर यहाँ आ गए हैं, मीटिंग शुरू होती है और यहाँ एल्गर बताता है कि वो 2 पेज लेके आया है एम्परर रोजेल के डायरी की और ऑड्री भी 1 पेज लेके आई है। तो हाँ, ये लोग पेज के कंटेंट्स क्लाइन को बताएंगे। अब आप सोचोगे कि भैया वो जब चाइनीज में लिखा है तो इन लोगों को तो पढ़ने आता नहीं चाइनीज, तो ये लोग कंटेंट बताते कैसे हैं क्लाइन को? वेल, ये लोग बस चाइनीज सिंबल याद कर लेते हैं, फिर यहाँ गोट पार्चमेंट पे लिखते हैं और उस चीज को क्लाइन हवा में प्रोजेक्ट कर देता है एंड देन क्लाइन पढ़ता है। मतलब इन्हें कुछ समझ नहीं आता, ये लोग बस सिंबल्स याद करके आते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन होती है। तो क्लाइन डायरी को पढ़ना शुरू करता है और यहाँ पे अपने रोजेल अंकल लिखे हुए थे कि उनके पास एक शादी का रिश्ता आया था मैटिल्डा नाम की लड़की से फ्रॉम द एबल फैमिली। इनिशियली तो उन्हें मैटिल्डा पसंद नहीं थी, लेकिन जैसे वो मैटिल्डा से मिले उन्हें मन लगने लगा। अब दूसरी बात ये लिखी थी कि द चर्च ऑफ गॉड ऑफ क्राफ्टमैनशिप एक्चुअली में एम्परर रोजेल को 2 चॉइसेस दिए थे, मतलब 2 पाथवेज के बिगिनिंग सीक्वेंस उसको दिए थे। ये एक अनदर चर्च है, 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस है ना, उसमें से एक ये भी है। यहाँ पे एम्परर रोजेल 7th पाथवे को चूज किए थे, इसीलिए क्योंकि इस चर्च के पास 7th पाथवे की कंप्लीट सीक्वेंस थी। दूसरा चॉइस था मिस्ट्री प्रायर, जो कि वो नहीं चूज किए और उस सीक्वेंस को उन्होंने मोसेस एसेटिक ऑर्डर से कहीं ना कहीं निकाला था। एंड ऑफ कोर्स वो मिस्ट्री प्रायर इसलिए चूज नहीं किए, उसके ऊपर 7th इसलिए चूज किए थे क्योंकि मिस्ट्री प्रायर की पूरी जो सीक्वेंस है वो चर्च के पास नहीं थी। अब 7th बनने के बाद जो एम्परर रोजेल थे उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो गया, मतलब वो जो अर्थ पे पढ़े थे ना साइंस वाइंस सब उनको
याद आने लग गया। सिर्फ याद नहीं है, उसका एप्लीकेशन भी समझ आने लगा। और अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ इतने सारे इन्वेंशंस किए हैं, चाहे वो बात स्टीम की हो, टैरो कार्ड्स की, ऑल दैट। तो हाँ, यही सब थी इन 3 पेजेस ऑफ डायरी में, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो डायरी पढ़ने के बाद क्लाइंट बोलता है कि चलो मीटिंग अब शुरू की जाए, तुम लोग के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और ऐसे में ऑड्री बोलती है मेरे पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि पोशन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एक्टिंग करना होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है। अब इसको क्लाइंट ऐसे एक्सप्लेन करता है, मान के चलो एक कासल है, कासल के अंदर तुमको जाना है ताकि तुम वहां का खजाना ले सको, उसको इन्फिल्ट्रेट कर सको। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि तुम एकदम फोर्स लगा के कासल के गेट को तोड़ के अंदर जाओ, गार्ड्स वगैरह से लड़ो, इन्फिल्ट्रेट करो, वहां का सारा खजाना ले लो। लेकिन दूसरा तरीका है कि तुम एक्ट करो एज इफ तुम कासल में इनवाइटेड हो, किंग तुम्हारा दोस्त है। ऐसे में गार्ड्स तुमको इज्जत देके खुद किंग के पास ले जाएंगे, सब कुछ अच्छे से होगा, और वहां जाके तुम इन्फिल्ट्रेट करो और वहां का खजाना ले लो। तो दिस इज द वे। पहला वे है फोर्स्ड वे और दूसरा वे है एक्टिंग। तो अगर तुम एक्टिंग करोगे तो तुम जल्दी पोशन को डाइजेस्ट कर पाओगे, चीजों को जल्दी समझ पाओगे, जल्दी आगे के सीक्वेंस को, पोशंस को ले सकोगे, अगर पोशन बना पाए तो। लेकिन अगर तुम फोर्सफुली करोगे तो भी चीज होगा, लेकिन बहुत लेट से होगा, या फिर देयर इज अ चांस कि तुम कुकू होके अपना कंट्रोल ही लूज कर दो। सो दिस इज व्हाट एक्टिंग इज। तो ऑड्री जो कि स्पेक्टेटर बन चुकी है, जो कि पोशन पी ली है, उसको स्पेक्टेटर बनने की एक्टिंग करनी है, हमेशा सुनते रहना है चीजों को, वैसे में उसका पोशन जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इस एक्सप्लेनेशन को सुन के एल्गर और ऑड्री बहुत ज्यादा खुश थे कि भैया ये फूल क्या आदमी है, मतलब भगवान ही है लगता है, इसको तो सब पता है। इन्हें क्या पता, ये लोग जो डायरी लेके आ रहे हैं उसी में से पढ़ पढ़ के फूल इन्हें बकवास सुनाता है। अब इसी बातचीत के दौरान फूल जो है वो बोलता है कि ठीक है, मेरे को एंटिगोनस फैमिली के बारे में तुम जो भी जानते हो वो मुझे बताओ, क्योंकि मैंने तुमको इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है, तो तुम भी ये बताओ मुझे। एल्गर बोलता है मुझे पता है, मैं बताता हूं। तो एल्गर बताता है कि एंटिगोनस फैमिली एक्चुअली में एक बहुत ही एंशिएंट फैमिली है। उनकी हिस्ट्री को कैटलिसिज्म इपॉक तक ट्रेस किया जा सकता है, यानी 4th इपॉक के भी पहले। ध्यान है ना, अभी 5th इपॉक चल रहा है, और वो लोग 2nd ब्लास्फेमी स्लेट से रिलेटेड है। अब ये ब्लास्फेमी स्लेट क्या है वो आपको जैसे जैसे मैं वीडियोस नहीं लाऊंगा आपको आगे पता चलेगा। अभी के लिए आप इतना जान लो कि 1st ब्लास्फेमी स्लेट जो थी वो डार्क इपॉक के दौरान आई थी। डार्क इपॉक बेसिकली 2nd इपॉक था, जहां ह्यूमंस बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए थे टू सर्वाइव विद द गॉड्स। और 2nd ब्लास्फेमी स्लेट जो था वो एक्चुअली में 3rd इपॉक के एंड में कहीं तो आई थी। और 3rd ब्लास्फेमी स्लेट का आना ही कहीं ना कहीं कैटलिसिज्म इपॉक, यानी जो 3rd इपॉक का एंड था उसको सिग्निफाई करता है। वहीं पे 3rd इपॉक खत्म हुआ और 4th शुरू हुआ। अब ब्लास्फेमी स्लेट के अंदर जो कुछ भी कंटेंट है इसको सीक्रेट रखा जाता है मेजर चर्चेस के द्वारा। 2 ब्लास्फेमी स्लेट है, दोनों के कंटेंट्स को एल्गर को बस थोड़ी बहुत बातें पता थी कि इन स्लेट्स में मोस्टली जो 22 पाथ्स ऑफ डिवाइन है ना, उसके बारे में बताया गया है, एंड उसके सीक्वेंसेस के बारे में भी काफी कुछ है। अब 4th इपॉक के सोलोमन डायनेस्टी के टाइम में एंटिगोनस फैमिली बहुत ज्यादा इलस्ट्रियस या एलस्ट्रोक्रेसी माना जाता था, मतलब काफी बड़ी फैमिली थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ मेमोरेबल काम नहीं किया था अनटिल वो लोग टूडोर एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट किए। फिर वो लोग नदर्न कॉन्टिनेंट के मिडिल ऑफ द स्टेज में एकदम खड़े हुए थे। उस पीरियड में एंटिगोनस, एमोन, अब्राहम, जेकब एंड अदर्स वेर इलस्ट्रियस नेम्स ऑफ द ह्यूमन किंगडम। लेकिन 4 एम्पायर के वॉर के बाद द ब्लड एम्पायर फ्रॉम द टूडर एम्पायर एक्चुअली में पेरिश कर गया, यानी खत्म हुआ। वो पेडेस्टल के टॉप से गिर गए और अब कहीं ना कहीं दे आर हंटेड बाय द 7 डीटीज। अब एल्गर को श्योर नहीं था, लेकिन वो कहता है कि एंटिगोनस फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी बाय द चर्च ऑफ एवरनाइट, और इसीलिए एंटिगोनस फैमिली के बारे में चर्च ऑफ एवरनाइट को अच्छे से पता होगा। तो अगर मिस्टर फूल को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे चर्च ऑफ एवरनाइट में इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। तो हाँ, यहाँ काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है एंटिगोनस फैमिली के बारे में क्लाइंट को, और हाँ, इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर क्लाइंट को काफी चीजें समझ में नहीं आती है, जो आपको भी नहीं आ रही होगी अब तक समझ। बट डोंट वरी, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे नई वीडियोस आएंगी, आप हर चीज एकदम क्लियरली समझ पाओगे, क्योंकि LOTM के अंदर कई चीजों की हिंट बहुत पहले दे दी जाती है और उसका राज खुलता है कुछ 4th-5वें बुक के अंदर। तो ये चीजें काफी चलती है इधर। एनीवेज, वापस हम ऑड्री पे आते हैं। वो बोलती है मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अब तो मैं स्पेक्टेटर बन गई सीक्वेंस 9, तो मेरा सीक्वेंस 8 क्या है? एल्गर बोलता है चलो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं तुम्हें फ्री में देता हूं। तुम्हारा सीक्वेंस 8 है टेलीपैथिस्ट और सीक्वेंस 7 है तुम्हारा साइक एनालिस्ट। तो हाँ, ये सब बातें हो जाती है। उसके बाद मिस्टर फूल यानी अपना क्लाइंट बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक रिचुअल देता हूं, इसको ट्राई करना। अभी रिचुअल क्या था? वही सेम रिचुअल था जो कि क्लाइंट किया था, लक इनहैंसमेंट रिचुअल। उसी को बस मॉडिफाई करके क्लाइंट को रेफर किया जा रहा था। मैंने बताया था ना, एक अपना वो एन्चेंटमेंट बनाया है फूल वाला, रूलर अबव द ग्रे फॉग, येलो ब्लैक का लीडर, ऐसा कुछ तो है।
हाँ, तो वही रिचुअल क्लाइंट बोलता है कि तुम लोग इसमें ट्राई करना, फिर कुछ मैसेज भेज के देखना और मैं देखूंगा कि मेरे तक वो मैसेज पहुंचती है या नहीं। तो हाँ, ये रिचुअल बता देता है, ये लोग याद कर लेते हैं कि रिचुअल में एग्जैक्टली क्या क्या बोलना है। मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि अब रिचुअल थोड़ी बताऊंगा हर कुछ वीडियो में। एनीवेज, यहाँ ऑड्री एक और बात बताती है कि लास्ट टाइम क्लाइंट जो सजेशन दिया था ना कि एग्जाम की प्रोसेस होनी चाहिए ताकि उसमें ऑफिशियल्स हमेशा स्टैग्नेंट रहें और सिर्फ पॉलिटिशियंस चेंज हो, वेल काइंड ऑफ वो वाली चीज अप्रूव हो गई है पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स के द्वारा। तो हाँ, क्लाइंट की जो सजेशन थी वो एक्चुअली में मिनिस्टर्स को अच्छी लगी है और ऐसे में क्लाइंट सोचता है कि बढ़िया है, मैं भी अपने भाई बेंसन को बोल दूंगा कि भैया तुम तैयारी शुरू करो, क्योंकि अप्रूव होके आने में 1 साल लगेगी और बेंसन को ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, वो 1 साल पहले से तैयारी करेगा। इधर उधर के काम में मत रहो बेंसन, आइए ऑफिसर बनना है, ठीक है। अब एल्गर यहाँ बोलता है कि आजकल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज में काफी इंक्रीमेंट हुई है और ये सुन के फूल ऐसे ही बकवास में बोल देता है कि टेंशन मत लो, एक एंशिएंट पावर अवेकन होगी। हाँ, यही सब बातें होती हैं और जाने से पहले ऑड्री का तीसरा क्वेश्चन था एंड दैट वाज कि अगर कोई जानवर स्पेक्टेटर वाला पोशन पी ले तो क्या होगा, क्योंकि पता है ना उसकी गोल्डन रिट्रीवर सूजी अब पी गई है स्पेक्टेटर पोशन। ये सुन के एल्गर बोलता है कि मोस्टली जानवर मर जाएगा, अगर नहीं मरता है तो देयर इज हाई चांस कि वो भी बियॉन्डर बन जाएगा। हाँ, जो भी जानवर पिया है उस पर कड़ी नजर रखना एंड हम जानते हैं कि सूजी बन चुकी है बियॉन्डर। खैर, तो इसके बाद मीटिंग खत्म होती है, फूल अपना जस्टिस और हैंगमैन को वापस भेजता है और यहाँ पे फूल यानी कि अपना क्लाइंट इनके जाने के बाद इस ग्रे फॉग वाले एरिया को चेक करता है और उसे ऐसा फील होता है मानो ये काइंड ऑफ पैलेस है, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी थी और वो नहीं जानता था आगे कहाँ जाया जाए, तो इससे पहले कोई खतरा आ जाए वापस चलो। वो भी ग्रे फॉग को छोड़ के वापस से रिचुअल करके हमारी दुनिया में आ जाता है। हमारी दुनिया बोले तो अर्थ में नहीं, एलोटियम की दुनिया में। तो मंडे को क्लाइंट फ्री ही था, तो ऐसे में वो चला जाता है डिविनेशन क्लब और वहां वो किससे मिलता है, ग्लासियस से। ग्लासियस बताता है कि एक्चुअली उसके अंदर प्रॉब्लम था एग्जैक्ट वैसा ही जैसा कि क्लाइंट बताया था और वो अपनी वाइफ के सजेशन से किसी एक अपोथिकरी से मिला। लॉसन नाम का कोई अपोथिकरी था, पूरा नाम लॉसन डार्कवाडे। तो हाँ, उससे मिला, वो कुछ मैजिकल दवाई दिया जिससे कि अपना ग्लासियस ठीक हो गया है एंड ही इज वेरी थैंकफुल टू क्लाइंट कि वो उसकी बीमारी को पकड़ा। लेकिन कैसे पकड़ा? क्लाइंट बोलता है कि नहीं, ये मेरी स्पेशलिटी है और ऐसे में ग्लासियस बोलता है कि अगर इतनी स्पेशलिटी है तो एक और डिविनेशन करवाऊंगा, पैसे पूरे दूंगा 8 पेंस। अब ये डिविनेशन था एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में, मतलब ग्लासियस जानना चाहता था कि एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो उसके पास आई है उसमें उसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो कोई मिस्टर लैनिवस नाम का बंदा है जो कि ग्लासियस से मिला है, वो हॉर्नेशियस माउंटेन रेंज में एक एरिया खरीदा है जहां पे लॉट्स ऑफ मिनरल्स हैं। वहां पे वो डिगिंग करेगा, मिनरल्स निकालेगा, लेकिन इसके लिए उसे और पैसे चाहिए। तो वहीं पे क्या ग्लासियस पैसे लगा सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है? क्लाइंट उसके लिए एस्ट्रोलैब डिविनेशन करता है और कहता है नहीं भैया, मत करना इन्वेस्ट, क्योंकि तुम्हारे पैसे जाएंगे डूब। तो ये सुन के ग्लासियस बोलता है ओके, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। ग्लासियस जाता है, तभी एक और बंदा आता है डिविनेशन करवाने, जो कि पूछता भी नहीं कि यहाँ कौन कौन से सीयर्स हैं, कौन कौन डिविनेशन करता है। नहीं, बुक वुक कुछ नहीं देखता, सीधा आता है, बोलता है मुझे क्लाइन मोरेटी से करवानी है डिविनेशन। और ये बंदा कौन है? जॉयस मेयर। तो जॉयस मेयर क्लाइंट के पास आता है और वो बोलता है कि मेरे को एक्चुअली अपना एक ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करवाना है। मतलब जॉयस को एक सपना आता है, बार बार आता है और जॉयस समझना चाहता है कि इस सपने का मतलब क्या है। तो इस सपने में जॉयस शिप से गिर रहा है, लेकिन कोई तो जॉयस का हाथ पकड़ता है। देन कोई और गिर रहा था और जॉयस उसका हाथ पकड़ा, मतलब 3 लोग लटक रहे हैं और जॉयस यहाँ जिसको गिरने से बचाया उसका नाम है यूनुस किम। लेकिन यूनुस किम बहुत भारी था तो जॉयस उसको होल्ड करके रख नहीं पाया, वो पानी में गिर गया, डिवाउर्ड बाय द रेड सी। रेड क्यों? ब्लड से हो गया था, बताया था ना मैंने क्या हुआ था वहां। अब यूनिस एक्चुअली में अच्छा पर्सन नहीं था, वो खराब इंसान था, क्योंकि जब शिप पे कलेश वगैरह हुआ था तो वहां वो 3 औरतों के साथ गलत किया। एक बच्चे को भी पानी में फेंक दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यूनुस किम उतना बुरा आदमी था नहीं इनिशियली, ऐसा लगा जैसे उसके अंदर बुराई अचानक से आई। तो ऐसे में क्लाइंट इंटरप्रिटेशन शुरू करता है ड्रीम का, उसे सवाल जवाब करता है एंड देन बहुत कुछ सोचने समझने के बाद, डिविनेशन के बाद, क्लाइंट एंड अपना जॉयस मेयर इस नतीजे पे पहुंचता है कि एक्चुअली में जॉयस को जो पकड़ के लटका था, मतलब जॉयस के नीचे नहीं, जो जॉयस को पकड़ के बचाया था, वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ट्रिस था। अगर आपको याद हो तो जॉयस बताया था कि मिस्टर ट्रिस ही रेबेलियन किया था, वही लोगों को बचाया था। बट नाउ एक नया पर्सपेक्टिव जॉयस के सामने आ रहा था कि मिस्टर ट्रिस एक्चुअली में वहां लड़ाई शुरू करवाया था। याद हो मैंने आपको बताया था पायरेट्स लोगों को मारना नहीं चाहते थे, बस सामान लूट के ले जाना चाहते थे। फिर वहां मारकाट शुरू कैसे हुआ? इट टर्न्स आउट कि मिस्टर ट्रिस ही लोगों को भड़का के ये मारकाट शुरू करवाया था एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ विलन मिस्टर ट्रिस ही था जो कि ये सारा कांड करवाया। वहां जितना भी मारकाट मैसाकर हुआ वो उसके कारण हुआ। अब जैसे ही मिस्टर जॉयस का ये ड्रीम इंटरप्रेट होता है, उसको समझ में आता है कि शायद गलती मिस्टर ट्रिस की हो सकती है, जिसका चेहरा राउंड सा है, तो तुरंत यहां से जॉयस मेयर अपना 1 सोली पैसा देता है
और भागता है। कहाँ भागता है? पुलिस स्टेशन मिस्टर ट्रिस के बारे में रिपोर्ट लिखाने के लिए। और हाँ, क्लाइंट का फी 8 ही पेंस है ना, लेकिन मिल जाता है उसे बार बार 1 सोली। तो जो वो बचता है अमाउंट वो दे देता है एंजेलिका को। लौंडा पटा रहा है एंजेलिका को ताकि क्लाइंट ज्यादा मिले। नाउ कमिंग टू ऑड्री, ऑड्री अपने घर पे आती है एंड वहां वो सूजी पे नजर रखती है और वो तुरंत समझ जाती है कि ये गोल्डन रिट्रीवर बियॉन्डर है, क्योंकि सूजी भी स्पेक्टेटर बन के ऑड्री पे नजर रख रही थी। इसके बाद ऑड्री और एल्गर एक्चुअली वो रिचुअल ट्राई करते हैं जो कि क्लाइंट उनको बोला था। अब एक बार मैं आपको रिचुअल बता देता हूं कि उसमें क्या क्या लाइंस है। मतलब लक एनहांसमेंट के बाद 3 और लाइंस है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। सो द लाइंस आर: द फूल दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस एरा, यू आर द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, यू आर द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक who wields good luck। तो हाँ, क्लाइंट तांगे गाड़ी में जा रहा था और जब ये दोनों रिचुअल करते हैं तो क्लाइंट को नोटिफाई हो जाता है। मतलब जैसे नहीं फोन पे नोटिफिकेशन आता है, वैसे उसको फील होता है कि अरे कोई तो मुझे याद किया, यानी कि क्लाइंट का रिचुअल वर्क कर गया। बट द क्वेश्चन हियर इज कि वो लोग जो बात भी बोले हैं, जो भी प्रेयर किए हैं, वो क्लाइंट को सुनाई दिया नहीं है। तो क्लाइंट क्या उस प्रेयर को एक्सेस कर सकता है? क्या ग्रे फॉग एक एक्चुअल मॉडर्न डे क्लाउड की तरह वर्क करेगा जहां उनका मैसेज स्टोर होगा? वेल, ये जानने के लिए क्लाइंट को ग्रे फॉग में वापस जाना होगा। क्लाइंट सोचता है जब मौका मिलेगा जाऊंगा और देखूंगा वो लोग मैसेज छोड़े वो स्टोर हुआ कि नहीं। मतलब लौंडा यहाँ क्लाउड सिस्टम, नोटिफिकेशन सिस्टम बना रहा है हमारे वर्ल्ड का। एनीवेज, फिलहाल क्लाइंट टांगे से पहुंचता है ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में और वहां डन स्मिथ तुरंत आते हैं क्लाइंट के पास, जो कि कैप्टन है नाइट हॉक्स के। और वो क्लाइंट को कहते हैं कि उन्हें पुलिस से ट्रिस के बारे में पता चला है। कैसे, वो आप समझ रहे होंगे। और उसका फेस डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि वो ऐसा दिखता था, दिस इज दैट। और उनके पास वारंट है ट्रिस को पकड़ने का। नाउ ट्रिस जो बंदा है वो एक्चुअली में एक बियॉन्डर है, वो भी सीक्वेंस 8 है, जो कि उसका टाइटल है इंस्टिगेटर। एंड मोस्ट प्रोबेबली ट्रिस इस सिटी के अंदर आया है। एंड डन का कहना था कि थियोसॉफी ऑर्डर करके जो ग्रुप है अब वही इसके पीछे है। डन यहाँ शिप वाले इंसिडेंट के बारे में क्लाइंट को बताने लगते हैं, लेकिन क्लाइंट कहता है हमको पता है सब, ठीक है, हम डिविनेशन क्लब में गए थे, वहीं से इन्फॉर्मेशन आई थी, वहीं से मैं पास ऑन करवाया हूँ। हाँ, आपको पहले पता चला कि ट्रिस सिटी में आ गया है, लेकिन अब मुझे वो शिप वाले अल्फाल्फा जो शिप है उसकी इंसिडेंट सारी पता है। तो डन स्मिथ भी यहाँ इंप्रेस्ड है कि भैया ये क्लाइंट जो है ये तेज तो है लौंडा, मतलब कहीं कहीं जाता है, डिविनेशन करता है, कुछ तो करता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी रखता है। तो ऐसे में डन स्मिथ कहते हैं कि क्लाइंट बेटा तुम तेज तो बहुत हो, तो अब समय आ गया है कि तुम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर करो। ये लो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ, इसे लेके ओल्ड नील के पास जाओ। जब ये ओल्ड नील देखेंगे तो वो तुम्हें कुछ बुक्स का एक्सेस दे देंगे, जिन बुक्स को जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा, काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कई सीक्रेट ऑर्डर्स के बारे में भी पता चलेगा। तो जाओ थोड़ा स्टडी करो, तब तुम इस वर्ल्ड के बारे में और भी जान पाओगे। अब ये सुन के क्लाइंट खुश, क्योंकि उसको पता था कि भैया मुझे सीक्वेंस के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट पाथवेज के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा, एंड दिस इज अ गुड मौका। ऑल्दो क्लाइंट को जितनी एक्सेस मिली थी वो सिर्फ सीक्वेंस 7 तक ही बताएगी, मतलब किसी भी पाथवे की, उससे ऊपर की नहीं बताएगी। तो हाँ, क्लाइंट ओल्ड नील के पास जाता है, उनसे एक्सेस लेके बुक्स वगैरह मंगवाता है और बुक्स को पढ़ना शुरू करता है। ओके, तो क्लाइंट को बुक्स मिल गई है, ठीक उसी तरह जैसे मुझे नई टी शर्ट मिल गई। यहाँ क्लाइंट को अपने सीक्वेंस के बारे में पता चलता है, यानी कि वो सीक्वेंस 9 सीयर है, तो उसका सीक्वेंस 8 क्या है और 7 क्या है। ना, नाम नहीं लिखा था कि 8 और 7 क्या हो सकता है, बस बताया गया था कि 8 जब पहुंच जाएगा ना क्लाइंट, तो भैया फिजिकल एबिलिटीज बहुत तगड़ी हो जाएगी, फाइटिंग कॉम्बैट में अमेजिंग हो जाएगा। और सीयर पाथवे में सीक्वेंस 7 तक पहुंचते पहुंचते तो मल्टीपल स्पेल्स कास्ट कर सकता है जो भी बंदा सीक्वेंस 7 पे होगा। ये जो सीयर वाला पाथवे है, इसे एक्चुअली में सोलोमन अंपायर के ज़रातौल फैमिली ने एस्टैब्लिश किया था। और 4th इपॉक के दौरान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी ना, उसमें ये फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। इस फैमिली का नाम 5th इपॉक के दौरान भी कई बार सुना गया है, एंड इट इज सेड कि ये फैमिली कहीं ना कहीं सीक्रेट ऑर्डर से कनेक्टेड है। अब क्लाइंट को याद आता है कि ज़रातौल का नाम तो वो सुना है, कहां सुना है? वेल, एम्परर रोजेल के डायरी पेजेस में, जहां पे उसे पता चलता है कि ज़रातौल एक्चुअली सीयर पाथवे पे था और एम्परर रोजेल कह रहा था कि मुझे भी सीयर लेना चाहिए था। तो हाँ, ये तो हो गई सीयर की बात, जहां पे क्लाइंट को ये नहीं पता चल पाया कि 8 और 7 सीक्वेंस है क्या, लेकिन पावर्स क्या हो सकते हैं इसका अंदाजा लगा है। लेकिन यहाँ सिर्फ क्लाइंट को इसी पाथवे के नहीं बल्कि 3-4 और पाथवे के बारे में पता चला, लेकिन सबके सीक्वेंस 7 तक ही। 7 तक इसलिए क्योंकि क्लाइंट की अभी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से उसको इतना ही परमिटेड है, इससे ज्यादा ज्ञान चर्च देंगे नहीं, बहुत छुपाते हैं ये लोग। जैसे उसे पता चलता है कि एक कोई पाथवे है जिसका सीक्वेंस 9 है सेलर, ये वही पाथवे है जिसपे अपना एल्गर है, द हैंग्ड मैन। अब सेलर अगर आप बन जाते हो
हो तो आपके पास फैंटम स्केल्स आ जाते हैं, जिससे आप पानी में बहुत अच्छे से तैर सकते हो, पानी के अंदर देर तक सांस ले सकते हो, मतलब सांस रोक सकते हो। देन फिजिकली आप स्ट्रांग हो जाओगे, आपकी नाइट विजन बढ़ जाएगी। अब सेलर पाथवे का सीक्वेंस 8 है फोक ऑफ रेज। इसमें रेज आप अक्यूमुलेट करके घोसंड एक मारोगे ना रेज से, भैया उस इंसान का चीथड़ा उड़ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स स्पीड, स्ट्रेंथ, ये सब तो बढ़ेगा ही। एंड देन सेलर पाथवे का सीक्वेंस 7 है सी फेरर। इसमें आपके पास ऑटोमेटिक कंपास जैसा हो जाएगा दिमाग में, मतलब एकदम आप रास्ता बता दोगे समुद्र में कहां जाना है, किधर जाना है। और हाँ, सी फेरर बनने के बाद वाटर कंट्रोल भी आपके पास आ जाएगा। अब अपना जो एल्गर है वो या तो सीक्वेंस 8 पे है या 7 पे है, ऐसा क्लाइंट सोचता है, क्योंकि 9 तो वो पक्का नहीं है। इनफैक्ट वो 8 पे था और 7 पे बढ़ना चाह रहा था, तभी उसको वो घोस्ट शार्क का ब्लड चाहिए था, एक इंग्रेडिएंट होगा शायद। नाउ क्लाइंट को यहाँ स्पेक्टेटर वाले पाथवे के बारे में पता चलता है, जिसका सीक्वेंस 9 है स्पेक्टेटर, और वो कौन है? ऑड्री। स्पेक्टर के पास मेंटल एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज को देख पाएंगे, उनकी विजन जो है वो इनहैंस्ड हो जाती है। इसका सीक्वेंस 8 है टेलीपैथिस्ट। यहाँ पे माइंड रीडिंग हो सकता है, माइंड की एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी मित्रों, और ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत शार्प हो जाएगी। एंड इसका सीक्वेंस 7 है साइकियाट्रिस्ट। इसके पावर्स है फ्रेंजी, जैसे टारगेट के इमोशंस, मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब कर देना, इंटेंस साइकोलॉजिकल डैमेज डालना, या टेलीपैथी यानी कि मीडियम यूज करके कम्युनिकेशन करना, किससे? टारगेट के बॉडी ऑफ हर्ट एंड माइंड से। देन साइकोलॉजिकल क्यू, टारगेट को क्यूज देके उनको साइलेंटली इन्फ्लुएंस करना। फिजिकल एनहांसमेंट तो साथ में आएगा ही, और एक और भी मिलेगा, मतलब एक रेंज में पैनिक या फ्रेंजी क्रिएट कर देना। तो समझ रहे हो, अपनी जो ऑड्री है वो धीरे धीरे इन लेवल्स पे पहुंचेगी। फिलहाल तो वो सीक्वेंस 9 है। अब यहाँ क्लाइंट को कुछ और पाथवेज के बारे में पता चलता है, जैसे कि मोरॉडर पाथवे, जिसका सीक्वेंस 9 है मोरॉडर। वैसे इसे एरर पाथवे कहते हैं, बट हाँ, मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि जो पाथवे का नाम होता है ना वो एक्चुअली 0 होता है, तो मैं बताना नहीं चाहता। मोरॉडर पाथवे ही कहते हैं, सीक्वेंस 9 मोरॉडर है। इसमें आएगा एजाइल हैंड्स, फिजिकल एनहांसमेंट, चोरी वोरी करने में तेज हो जाएगा आदमी, कॉम्बैट उसकी बढ़ जाएगी और ऑब्जर्वेशन भी मिलेगी। भाई ये वाला पाथवे तो बढ़िया है। देन इसका सीक्वेंस 8 है स्विंडलर। स्विंडलर के पास कैसे पावर्स होंगे? वेल, मेंटल डिसरप्शन के, चार्म वो कर सकता है, मतलब लोगों को आसानी से अप्रोच करना। देन थॉट मिसडायरेक्शन कर सकता है, टारगेट के थॉट फ्लो को मिसडायरेक्ट कर देना। ऑब्जर्वेशन और बढ़ जाएगी, और उसकी जो थेफ्ट पावर है वो अब स्पिरिचुअल हो जाएगी, यानी वो स्पिरिचुअल मटेरियल भी चुरा सकता है शॉर्टर डिस्टेंस से। अब इसका सीक्वेंस 7 है क्रिप्टोलॉजिस्ट। ये डिक्रिप्शन कर सकते हैं, यानी मिस्टिकल चीज होती है ना, उसका भेद निकाल सकते हैं कि भैया ये क्या चीज है, किस चीज के लिए काम आ सकता है, ऑल दैट। वो कहते हैं ना हिडन ट्रुथ्स को डिस्कवर करना, वैसा ही कुछ, और साथ में ऑब्जर्वेशन तो बढ़ ही जाएगी। देन आता है 7th पाथवे, जिसका सीक्वेंस 9 है 7 पे कौन था मुझे बताना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो हाँ, सीक्वेंस 9 7 में आपको मिस्टिसिज्म की नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी, आप साइंटिफिक, मैकेनिकल और एल्केमी की नॉलेज को गेन करेंगे। अब समझ में आया अपने एम्परर रोजेल किस तरह से सब कुछ कर रहे थे। देन सीक्वेंस 8 है आर्कियोलॉजिस्ट। ऑफ कोर्स यहाँ हिस्ट्री की नॉलेज हो जाएगी आपको, आप हर चीज समझने लग जाएंगे पास से। देन मिस्टिसिज्म, रिचुअल मैजिक, टाबूज, सब पे आपका कंट्रोल होगा। एंड देन इसका सीक्वेंस 7 है अप्रेजर। अप्रेजर ऐसा आदमी होता है जो कि किसी भी मिस्टिकल ऑब्जेक्ट की पावर्स को ढंग से समझ जाता है, वो इन आइटम्स का यूज भी कर सकता है और अपने रिस्क को बहुत कम कर सकता है। फिर एक और पाथवे है जिसका सीक्वेंस 9 है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस ऐसा इंसान जो कि डोर्स वगैरह को खोल सकता है, मतलब कोई बैरियर होगा ना, वहां कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी कुछ मीनिंग हो सकती है, तो उसका सिंबॉलिक डोर को ओपन कर सकता है। देन इसका सीक्वेंस 8 है ट्रिक मास्टर, मतलब कि वो ट्रिक्स कर सकता है, छोटे मोटे मैनिपुलेशन, फॉग ले आएगा एंड ऑल दैट। ये मोस्टली एस्केप करने में काफी अच्छा काम आता है। और इसका सीक्वेंस 7 है एस्ट्रोलॉजर, यानी डिविनेशन कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी कर सकता है एंड ऑल दैट। नाम से आपको पता चल रहा होगा। सो या क्लाइंट बुक्स में इन पाथवेज के बारे में पढ़ता है, इन सीक्वेंसेस के बारे में जान पाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ टोटल 22 पाथवेज हैं और हर के अंदर काफी सारे सीक्वेंसेस हैं। इस पे मैं एक अलग से भी वीडियो लेके आऊंगा जहां मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब आपको ट्रिस नामक बंदा याद है कि नहीं? याद है ना? हाँ, तो वो बंदा जो है वो सीक्वेंस 8 इंस्टिगेटर है। मोस्ट प्रोबेबली वो एक थियोसॉफी ऑर्डर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हिस्सा है। अगेन ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है थियोसॉफी ऑर्डर, ये 5th इपॉक में ही आया है, मतलब 5th इपॉक के एकदम स्टार्ट में, जो कि करंट इपॉक है। और इनका मानना है कि इंसान होते हैं ना, उनका माइंड ही सब कुछ है, बॉडी कुछ नहीं है। बॉडी तो एवे ही मिला है, तो माइंड पे फोकस करो, बॉडी पे नहीं, क्योंकि बॉडी जो है ना वो माइंड को रिस्ट्रेन करता है एक केज की तरह। और इंसान जो है वो गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो बॉडी के द्वारा रिस्ट्रेन्ड है। अगर सिर्फ माइंड होता तो कोई कुछ गलत नहीं करता। अब ये सब सुन के आप सोच रहे होगे कि ठीक है, ठीक ही ठाक सोच है इनकी, कोई ऐसी बात नहीं। गलत, क्योंकि ये लोग इसीलिए इंसानों को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको इंसानों की बॉडी खत्म करना है। मतलब ये लोग बिना मतलब मैसाकर करते हैं, लोगों को मारते रहते हैं
एंड ट्रिस भी ऐसा ही कुछ किया है अल्फा के शिप पे। आपको आगे पता चलेगा क्या सब हुआ था। अब ये जो सीक्वेंस है जिसमें अपना ट्रिस है, यानी कि वो सीक्वेंस 8 इंस्टिगेटर है, इसका जो सीक्वेंस 9 है यानी कि पिछला वाला सीक्वेंस, वो है एक्चुअली में असैसिन। और सीक्वेंस 7 क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग चीज है वो। अब इन जनरल जो ये थियोसॉफी ऑर्डर है, ऐसा मानना है कैप्टन डन का कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इनके पास सीक्वेंस 7 से ऊपर कुछ होगा नहीं। और इनके पास 2 पाथवेज हैं। एक तो अपना तुमको पता चल ही गया, यानी कि असैसिन, देन तुम्हारा इंस्टिगेटर, एंड देन इनके पास अप्रेंटिस एंड ट्रिक मास्टर वाले पोर्शंस भी हैं। इनिशियली अप्रेंटिस एंड ट्रिक मास्टर सीक्वेंस लोगों को इजीली रिमाइंड करता था अब्राहम फैमिली का, जो कि टूडॉर डायनेस्टी के थे इन द 4th एपॉक। अब अब्राहम फैमिली के साथ तमारा फैमिली भी टाइड थी। कैसे? वेल, शादी के रिश्ते से, और उनको भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम असैसिन एंड इंस्टिगेटर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं डीमनस सेक्ट को पॉइंट आउट करती है। इनका मानना है कि ये जो इनकी एक सीक्रेट एग्जिस्टेंस है ना, यही ट्रू इनहेरिटेंस ऑफ क्रिएटर है। तो इनका मानना है कि क्रिएटर की जो बॉडी थी ना, उसके अंदर जो केओस थी, उससे इनकी गॉडेस बनी और वो पहली गॉडेस बनी थी। मतलब सबसे पहले क्रिएटर के बॉडी से वही जन्मी थी और वही अल्टीमेट एंडर है। एंडर बोले तो ऐसी कोई शक्ति जो कि सब कुछ खत्म करती है। और इसके जितने भी अपर मेंबर्स हैं वो सब फीमेल होते हैं। मतलब ये डिमोनस सेक्ट में जाते हैं, जैसे कि 9 पे तुम्हारा आया असैसिन, 8 पे इंस्टिगेटर, एंड देन जो ऊपर लेवल के मेंबर्स होंगे वो मोस्टली फीमेल ही होती हैं। तो ट्रिस तो लड़का है, वो फीमेल कैसे बनेगा? काफी बड़ा राज है, आगे बताऊंगा। नाउ कमिंग टू क्लाइन, वो बंदा अपना डिविनेशन कर रहा है, उससे भी कुछ पैसे कमा रहा है और इस एक्स्ट्रा पैसे से वो बेंसन के लिए बढ़िया बियर खरीद के ले जाता है। बेंसन बोलता है अबे तू बहुत पैसे खर्च कर रहा है, और क्लाइन झूठ बोल देता है कि मुझे कुछ बोनस मिला है। एंड बेंसन वाज लाइक भैया तुम्हारा जॉब बहुत अच्छा है, पैसे भी अच्छे दे रहा है और बोनस भी टाइम टू टाइम मिलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बोरो के आयरन क्रॉस स्ट्रीट के लोअर स्ट्रीट पे एक बिल्डिंग थी, 3 स्टोरी बिल्डिंग, और वहां पे एक आदमी आता है। ऑफ कोर्स ये आदमी ट्रिस था, और यहाँ वो एक औरत से मिलता है। वो औरत पूछती है कि भैया सारी तैयारी सही है कि नहीं, और ट्रिस बोलता है हाँ सारी तैयारी है, बस मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? वेल, सीक्वेंस 7 का फॉर्मूला, यानी कि वो एडवांस करने की सोच रहा है। ऐसे में ये जो औरत थी वो ट्रिस को एक बुक हैंड ओवर करती है। अब इस बुक से क्या रिलेशन है अगेन आपको आगे पता चलेगा जब ट्रिस का पूरा कांड सामने आएगा। और यहाँ वो ट्रिस को सीक्वेंस 7 का नाम बताती है, जो कि है विच। अब विच तो यूजुअली लड़की होती है, ट्रिस लड़का है, तो अब आप कनेक्शन बनाने लग गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। अब समझ में आ रहा है क्यों इस पाथवे में जो भी अपर सीक्वेंस के लोग होते हैं वो सभी लेडीज ही होती हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू क्लाइन, वो तुरंत मौका पाके ग्रे फॉग के अंदर गया, क्योंकि पता है ना वो एक सिस्टम बना रहा है मैसेजिंग का, और यहाँ वाकई में ग्रे फॉग में उसे स्टोर्ड मैसेज मिल जाते हैं। जी हाँ, ऑड्री और एल्गर जो भी मैसेज छोड़े थे वो क्लाइन को मिल जाता है, और क्लाइन रिप्लाई भी कर देता है, और ऑड्री और एल्गर को तुरंत ही रिप्लाई मिल जाता है। उन्हें फील जाता है कुछ तो रिप्लाई आया है, और वो सुन भी पाते हैं फूल की आवाज को। मतलब लौंडा वॉइस नोट बना दिया, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में भेजते हैं वॉइस नोट बना बना के। शुभ को मैं बहुत भेजता हूँ। और क्योंकि अपना फूल ऐसा कर पा रहा है तो यहाँ ऑड्री सोच रही है कि भैया ये फूल पक्का कोई भगवान है। देख रहे हो इसका नाम फूल सही है, सबको फूल कर रहा है शुरू से। खैर, अब अगर आपको याद हो तो ओल्ड नील के साथ अपने क्लाइन का प्लान था कि वो अंडरग्राउंड मार्केट जाएगा, तो आज शाम वो यही करता है। यहाँ पे वो मेलिसा और बेंसन को बोल देता है कि मैं बाहर ही खा पी के आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। ये लोग इविल ड्रैगन बार में जाते हैं, जहां कई गेट्स क्रॉस करके अंडरग्राउंड मार्केट पहुंचते हैं। नाउ यहाँ पे ये लोग कई गार्ड्स को देखते हैं, और इन गार्ड्स के पास स्टीम पावर्ड राइफल्स थी। और ये जो राइफल्स है ये कॉमन राइफल नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल पे मिलिट्री पर्सनल को मिलते हैं। तो इन गार्ड्स के पास ये राइफल क्यों आई और इतने सारे गार्ड्स यहाँ क्यों हैं? वेल, ओल्ड नील का एक दोस्त बताता है कि यहाँ अंडरग्राउंड मार्केट में कुछ समय पहले एक वांटेड क्रिमिनल कुछ खरीदने आया था, और उसी से झड़प हुई, लड़ाई वगैरह हुई, जिसके कारण इन गार्ड्स को अब बुलाया गया है। वैसे वो जो भी बंदा था वो भाग गया। ओल्ड नील पूछता है कौन बंदा था इतना जो वांटेड है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और वो बताता है उस बंदे का नाम था ट्रिस। तो देख रहे हो ये ट्रिस बहुत जगह आ रहा है मित्रों। इनफैक्ट वो बंदा ओल्ड नील को बताता है कि ये जो बंदा था, जो भी था ट्रिस, ये इतना तेज दौड़ा जितना तेज मैंने आज तक इंसान को दौड़ते नहीं देखा। ऑफ कोर्स सीक्वेंस 9 असैसिन है उसका, सीक्वेंस 8 है इंस्टिगेटर। तो अगर असैसिन वाली पावर्स है उसके अंदर तो तेज तो दौड़ेगा ही। एनीहाउ, आगे में पता चलता है कि जो अंडरग्राउंड मार्केट है उसे स्वयं संभालता है एक कोई बंदा है, और वो 5% कट लेता है हर एक ट्रांजैक्शन का। और ये जो स्वयं बंदा है वो मैंडेटेड पनिशर का कैप्टन हुआ करता था। अब जैसे चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस है उसके अंदर नाइट हॉक्स होते हैं ना, जिसके अंदर अपना डन है, क्लाइन है, वैसे ही चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का होता है मैंडेटेड पनिशर। और वो लोग मोस्टली सेलर वाले पाथवे को कंट्रोल करते हैं, और अगर ये स्वयं नामक बंदा वहां का कैप्टन रहा होगा तो एटलीस्ट सीक्वेंस 8 सी फेयर पे भी होगा।
सीक्वेंस 7 भी हो सकता है। अब क्लाइन यहाँ इस मार्केट में एक अदेमिसोल नामक बंदा से मिलता है जो कि बहुत अजीब था, लेटा हुआ रहता है, कुछ भी करता है और अचानक से चिल्लाता है कि सब लोग मरेंगे, तुम मौत हो। ऐसी अजीब सी बात है, सिर्फ मौत, मरने, डेथ की बात करता है और उसका निक नेम है मॉन्स्टर। अब क्लाइन इसके बारे में ओल्ड नील से पूछता है कि ये बंदा कौन है। ओल्ड नील बताते हैं कि ये जो बंदा है वो हाई स्पिरिचुअल परसेप्शन के साथ बॉर्न हुआ है, मतलब कि भले ये पोशन नहीं पिया है, बियॉन्डर नहीं बना है, लेकिन आधा बियॉन्डर है, मतलब सीक्वेंस 9 से भी नीचे मान लो, जैसे स्क्विब होते थे उसमें हैरी पॉटर यूनिवर्स में, वैसा ही कुछ, मतलब उनको जादू आता नहीं है, बियॉन्डर है नहीं, लेकिन थोड़ी प्रॉपर्टीज है इनके अंदर, इसलिए ऐसी चीजें देख पाता है या सुन पाता है जो कि नॉर्मल लोग नहीं सुन पाते और इसलिए काइंड ऑफ पागल हो गया है। इसको स्टेबलाइज करने का एक ही तरीका है कि इसको वही पोशन दिया जाए जिस पाथवे पे ये है, मतलब भले बिना पोशन पिए ही उस तरह की पावर्स पोजेस करता है और इसका पाथवे है सीक्वेंस 9 मॉन्स्टर। जब तक इसे पोशन नहीं मिलेगा ये ऐसे ही अपने आप को चोट पहुंचाएगा, ऐसे ही चिल्लाता रहेगा। Now the question is कि ये मॉन्स्टर जो है सीक्वेंस 9, ये वाली पाथवे का पोशन किसके पास है? वेल ये है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जिसका नाम है लाइफ स्कूल ऑफ थॉट। एंड अगेन ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी करंट एपॉक में ही जन्मा है, लेकिन इसकी ओरिजिन काइंड ऑफ अननोन है। यहाँ यूजुअली जो पावर्स है वो मास्टर और अप्रेंटिस होते हैं, उनके थ्रू पास डाउन की जाती है और इनके क्या थियरीज है, क्या बिलीफ्स है, ये भी लोगों को नहीं पता। क्लाइन को बस इतना पता था कि ये लोग वर्ल्ड को 3 लेयर में सेपरेट करके रखते हैं या ऐसा मानते हैं। जैसे एक है द वर्ल्ड ऑफ एब्सोल्यूट रैशनैलिटी, ऑल्सो known as the absolute truth world, then है world of spirit and finally the material world। खैर इन चीजों को इग्नोर करके क्लाइन अंडरग्राउंड मार्केट पे ध्यान देता है जहां काफी सारी चीजें बिक रही थी, रिचुअल वाली चीजें, बहुत अजीब अजीब चीज, जैसे कि एक बंदा होता है वो पूछता है कि भैया मुझे काउ टीथ कुछ तो चाहिए। अब क्लाइन के कान खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट वो मांग रहा था वो कहीं ना कहीं जो ऑर्डरी का पाथवे है ना उसके सीक्वेंस 9 वाली इंग्रेडिएंट है। जी हाँ, स्पेक्टेटर पाथवे की मैं बात कर रहा हूं। एंड यही बंदा आगे कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स मांगता है जो कि स्पेक्टेटर पाथवे से ही थे, मतलब लॉन्डा स्पेक्टेटर बनना चाह रहा है क्या? अब इसे इग्नोर करके क्लाइन आगे बढ़ता है जहां पे वो देखता है कि एक बंदा एमुलेट्स बेच रहा है जिसे आप पहन सकते हो, आपकी रक्षा करने के लिए जो एमुलेट्स होते हैं, ताबीज जैसा कुछ। लेकिन वो जितने एमुलेट सेल कर रहा था ना उनमें क्लाइन अपना डबल टैप करके देखता है कि अरे ये जो भी ये बेच रहा है सबके अंदर तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब ठीक से एमुलेट बना नहीं है। ऑफ कोर्स जो बेच रहा है उसके अंदर रिचुअल वाली पावर या बियॉन्ड पावर्स तो होगी नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी मिस्टिसिज्म की जिससे वो एमुलेट बनाया है। कुछ एमुलेट सही दिख रहे हैं, मतलब उनमें कुछ पावर्स दिख रहे हैं, किसी में तो बहुत कम पावर्स है मोस्टली में। तो ऐसे में क्लाइंट डिसाइड करता है कि वो हाफ मेड एमुलेट्स लेगा जो कि उसको सस्ता भी पड़ेगा और उसमें वो एन्चेंटमेंट्स डाल के रिचुअल करके खुद प्रोटेक्शन वाला कुछ बनाएगा जो कि वो मेलिसा और बेंसन को दे देगा, क्योंकि दुनिया खराब है, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए और खुद भी यूज कर लेगा। एमुलेट्स का काम तो आ ही जाते हैं, है कि नहीं? तो वो कुछ 10 सोली में 2 एमुलेट्स ऐसा कुछ खरीदता है। अब यहाँ एक टीनेज गर्ल भी थी, वो भी एमुलेट के बारे में पूछ रही थी और वो देखती है कि ये क्लाइन बंदा है, इसको बहुत नॉलेज है, तो इससे ही पूछ लेते हैं। क्लाइन उसे गाइड करता है कि डिफरेंट एमुलेट्स का डिफरेंट काम होता है। जैसे कोई एमुलेट होता है जिसे आप पहन लो तो वो मिसफॉर्चून बचाएगा, कुछ एमुलेट आपके एक्सीडेंट्स को बचाएंगे, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो जिस तरह का आपको एमुलेट चाहिए उसकी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको मिसफॉर्चून ऐसा कुछ बचाना है तो सिल्वर से मेड एमुलेट लेना होगा। तो हाँ, इसी तरह से गाइड करके क्लाइन उस लड़की के लिए एक एमुलेट सेलेक्ट कर देता है अपने स्पिरिट विजन से देख के, जो कि अच्छा वर्क कर रहा था। वरना जितने यहाँ थे उसमें से 2 ही 3 अच्छे थे, बाकी तो बेकार ही थे। तो अब तक ओल्ड नील भी जो अपना उधार था 30 पाउंड का वो चुका के आ गए थे एंड इट वाज टाइम कि ओल्ड नील और क्लाइन अब वापस जाए। तो क्लाइन अपना कैरेज पकड़ता है, डैफोडिल स्ट्रीट पे चला जाता है और वहां वो एक औरत को देखता है जिसका चेहरा काफी राउंड था और वो कैरेज ले रही थी, मतलब कैरेज पे चढ़ रही थी। अब ये औरत कांप रही थी और क्लाइन पूछता है कांप क्यों रही हो, पहले कोई छुआ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोलता है कुछ। क्लाइंट से पूछता है कि मैम आई यू ओके, क्या हुआ, कांप क्यों रही हो आप? वो औरत कहती है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ। ऐसे में क्लाइंट ऑन करता है अपना स्पिरिट विजन देखने के लिए कि भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं। लेकिन इस कैरेज में इतने लोग थे, 20 से 30 लोग, कि सब की स्पिरिट विजन मिल गई थी, सब दिख रहे थे क्लाइंट को और क्लाइंट कुछ समझ ही नहीं पाया। और जब तक वो समझ पाता कि औरत कहाँ है, कैसे है, औरत जा चुकी थी, क्लाइंट भी निकल चुका था। तो हाँ, कुछ पता नहीं चल पाया क्लाइंट को। अब ये औरत कौन है बहुत लोग गेस कर लिए होंगे क्योंकि मैंने बोला राउंड फेस, बट स्टिल नहीं गेस किया हो तो आगे पता चल ही जाएगा। खैर तो क्लाइंट अपने घर वापस आता है जहां वो देखता है कि मेलिसा नया नवेली ड्रेस पहन के बैठी है और क्लाइंट खुश होता है क्योंकि जितनी कंजूस है मेलिसा, वो अपने लिए ड्रेस खरीद ली, बहुत बड़ी बात है। लिटरली क्लाइंट और बेंसन कब से उसको कह रहे थे कि भैया कुछ अपने लिए ड्रेस खरीद लो, लेकिन वो खरीदती नहीं थी, बट फाइनली वो कुछ तो खरीद के बैठी थी। अब यहाँ भी मेलिसा की कंजूसी देखो, वो ड्रेस को एक्चुअली रेडीमेड कहीं से नहीं खरीदी है, बल्कि मिसेज रोशेल के यहाँ से सिलवा के लाई है ताकि उसको पैसे कम लगे। ठीक है, पैसे थे उसके पास बट स्टिल बचा रही है। वो ऐसी ही है क्योंकि वो बहुत गरीबी देखी है, सो इट्स जस्टिफाइड। अब बेंसन नहाने गया था, वो आता है क्लाइंट से पूछता है कि तुम मेलिसा को बोले कि वो अच्छी दिख रही है, उसकी ड्रेस
ड्रेस अच्छी है? और क्लाइंट वाज लाइक नहीं, मैं तो वो सब बोला नहीं, मैं बस यही पूछा कि ड्रेस कहाँ से ली, वो बताई मिसेस रोशेल के यहाँ से सिलवाए एंड ऑल दैट। अब इनके घर पे एक पुलिस आती है। पुलिस कौन था? वही अपना माउंटबेटन, वही आ गया था और वो इंक्वायर कर रहा था क्या आपने ट्रिस को देखा है, इस तरह का दिखने वाला बंदा। एंड ये लोग बोलते नहीं, हम तो नहीं देखे हैं। इसके बाद क्लाइंट सोने चला जाता है और अगले दिन अपने ऑफिस पहुंचता है। कहाँ पे? वही अपने ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में, और वहां वो रोजेन से मिलता है। रोजेन वही सिविलियन स्टाफ जो कि सामने बैठती है और वो क्लाइंट के साथ गॉसिप शुरू करती है कि आज सुना है कल ट्रिस आया था अंडरग्राउंड मार्केट और वहां मारधाड़ हुआ था तगड़ा और वो भाग गया। क्लाइंट बोलता है जब तक मैं पहुंचा अंडरग्राउंड मार्केट तब तक ये सब कांड हो चुका था, तो अब मुझे नहीं पता, बट हाँ ट्रिस भाग जरूर गया है, इतना मुझे पता है। और क्लाइंट यहाँ जोक में बोल देता है कि मैं नहीं था ना, इसलिए डिविनेशन नहीं हो पाया, इसलिए ट्रिस भाग गया। और तभी डन पीछे से आ जाता है, वो ये बात सुन लेता है और डन बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है क्लाइंट बेटे, वहां डिविनेशन करने वाले बियॉन्डर्स थे, इनफैक्ट वहां 6 बियॉन्डर्स थे और वो ट्रिस 6 बियॉन्डर्स को धोखा देके भाग गया है। इन 6 बियॉन्डर्स में 3 ऑर्गेनाइजेशन से लोग थे, मैंडेटेड पनिशर्स से, मशीनरी हाइव माइंड से लोग थे और नाइट हॉक से थे। नाइट हॉक्स तो आपको पता है चर्च ऑफ एवनाइट गॉडेस, मैंडेटेड पनिशर्स भी आपको पता है चर्च ऑफ लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, और मशीनरी हाइव माइंड नाम सुन के क्या लगता है कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन होगी? 3 ही यहाँ चर्च है, बता दो नाम यार कॉमेंट के अंदर, ठीक है? सब कुछ मैं एकदम स्पून फीड नहीं करूंगा। तो बेसिकली डन का कहना था कि ये जो ट्रिस बंदा है ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत तेजी से भागा। और यहाँ डन ये भी कहता है कि बैकलून डाइकोसी से एक्चुअली में सील्ड आर्टिफैक्ट 2-049 आ चुका है, तो ऐसे ऐसे करना शुरू कर दो। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। अब क्लाइंट सोचता है कि 2049 आर्टिफैक्ट आया ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे क्यों करना है? हाथ को ऊपर नीचे। बट डन बोलता है नहीं, करते रहो और एक रूम में आओ जहां पे वो सील्ड आर्टिफैक्ट एक ब्लैक चेस्ट के अंदर कैद है। अब अपना क्लाइंट इस तरह से करते हुए जैसे ही रूम में आता है उसकी हाथ स्लो हो जाती है, पूरी मोशन स्लो हो जाती है, उसे लगता है ऐसे कोई उसे रोक रहा है। तभी डन आता है, क्लाइंट के शोल्डर को ऐसे टैप करता है, हिलाता है और क्लाइंट वापस अपने होश में आता है। तो ये है पावर सील्ड आर्टिफैक्ट 2-049 की। बेसिकली ये आर्टिफैक्ट अपने 5 मीटर के दायरे में किसी एक इंसान को इस तरह से फंसा के स्लो कर देता है, और अगर उस इंसान को हिलाया नहीं गया, थोड़ा सा उसको अपने होश में नहीं लाया गया, तो वो इंसान हमेशा के लिए पपेट बन जाएगा। तो हाँ हुआ ना बहुत खतरनाक, बट इसका तोड़ इजी है। 5-6 लोग साथ में रहो, एक को वो करेगा तो तुरंत उसको ठीक कर दो, फिर किसी और को करेगा उसको ठीक कर दो, जो भी उसके 5 मीटर के दायरे में रहेगा। अब इस रूम के अंदर डन और क्लाइंट के अलावा 4 और बियॉन्डर्स थे। एक तो अपना लेनर्ड था जो कि अपना मिडनाइट पोएट है, देन मैडम लोरेटा थी जो कि सीक्वेंस 8 की ग्रेव डिगर है। बाय द वे मैडम लोरेटा बहुत ही बढ़िया शार्प शूटर है। देन एक एओर हार्सन करके कोई बंदा है जो कि ठीक डन स्मिथ जैसा ही है, काफी इंटरेस्टिंग और पावरफुल बंदा है। एंड देन एक बॉर्गिया नामक लेडी भी है। तो हाँ ये 6 लोग हैं टोटल, और ये 6 लोग अब जाने वाले हैं एक मिशन पे, यानी जल्द ही फाइट आने वाला है इसी वीडियो के अंदर। मजा आएगा बताने में क्या हुआ फाइट में। बाय द वे यहाँ एक क्लर्क था सिजार, वो बॉक्स लेके आता है जिसके अंदर 2-049 था। अब वो कैसा दिखता है? वेल बॉक्स को खोला जाएगा तो आपको पता चलेगा, बताऊंगा मैं जल्द। सबसे पहला काम था इस चेस्ट को रे बीबर के हाउस पे लेके जाना, क्योंकि 2049 जो है अगर रे बीबर के प्रेजेंस को वहां महसूस करेगा, इवन इफ रे बीबर अब जा चुका है, बट वो महसूस करेगा कि यहां पहले था, तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि ये सील्ड आर्टिफैक्ट एंटिगोनस फैमिली द्वारा ही बनाया गया है ना, तो उसके डिसेंडेंट को पहचान लेता है। और हाँ इसे ये भी पता चल जाएगा कि रे बीबर एक्चुअली में एंटिगोनस फैमिली का डिसेंडेंट है कि नहीं। तो हाँ ये लोग 2049 को उस हाउस में लेके जाते हैं, एंड सडनली भैया अपना जो ये सील्ड आर्टिफैक्ट था कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है, इतना कि ये एक की जगह 2 लोगों को स्लो मोशन में ले आता है इस तरह से। यहाँ पे डन स्मिथ बताते हैं कि भैया इसका एक बर्सर्क मोड भी है, मतलब जब ये एंटिगोनस फैमिली के करीब होता है ना तो एकदम बर्सर्क मोड में चला जाता है, और तब 2 लोगों को एक साथ अब परेशान कर सकता है और उनको होश में लाना होता है। और यहाँ एक एक करके वो सबको ऐसे कर रहा था, और ये लोग एक एक करके एक दूसरे को होश में ला रहे थे। तो इससे एक बात तो प्रूव हो गई कि भैया रे बीबर एक्चुअली में एंटिगोनस फैमिली का डिसेंडेंट है, और क्योंकि 2049 को उसकी महक लग गई है तो अब वो उसकी तरफ जाना चाहेगा। यानी कि 2049 बेसिकली अब एक कंपास की तरह काम करेगा, जिधर वो मुंडी घुमा के घुसना चाहेगा उसी डायरेक्शन में हमें चलना है, एंड हम पहुंच जाएंगे रे बीबर के पास। बस उसको फॉलो करते रहना है लाइक ए कंपास। अब क्योंकि इस सील्ड आर्टिफैक्ट को एज कंपास यूज करना है, तो फाइनली इसे बॉक्स के अंदर से निकाला जाता है, और ये निकलता है एक पपेट जो कि क्लाउन की तरह दिखता है। जी हाँ, रेड एंड येलो कलर का पपेट क्लाउन की तरह है, लेकिन पावर्स कितने खतरनाक है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। बस फिर क्या था, इस पपेट को डाला जाता है कैरेज में, और जिधर पपेट का मुंडी हो उधर ही कैरेज को मोड़ दिया गया, और ऐसे करते करते ये लोग एक हार्बर के पास पहुंच जाते हैं जहां ढेर सारे वेयर हाउसेस थे। इसमें से एक वेयर हाउस की तरफ ये पपेट जा रहा था, और ऐसे में लोग बोलते हैं
कि जरूर रे बीबर उसी के अंदर है। लेकिन वेयर हाउस में जाने से पहले ये लोग क्लाइन की तरफ घूमते हैं और बोलते हैं भैया तुम अपना टोपाज वाला जो सिल्वर रिंग जैसा है उसको निकालो और डिविनेशन करो कि वेयर हाउस के अंदर खतरा है कि नहीं। तो क्लाइन यहाँ अपना टोपाज यानी वो पेंडेंट निकालता है और बोलता है वेयर हाउस के अंदर खतरा है, डिविनेशन। और भैया वो टोपाज क्लॉकवाइज बहुत तेजी से घुमा, यानी कि सिर्फ खतरा नहीं बहुत ज्यादा खतरा है। इसके बाद वो दूसरा डिविनेशन करता है डन के कहने पे कि क्या मेरे आसपास भी खतरा है। तो बोलता है मेरे आसपास खतरा है। तो इनिशियली क्लॉकवाइज नहीं काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है टोपाज, बट धीरे से क्लॉकवाइज भी घूम जाता है, यानी इनके आसपास भी खतरा है। इसका मतलब समझे तो यार, द सीक्रेट ऑर्डर के लोग भी यहाँ आए हैं उस एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक को लेने। तो यहाँ इन्हें ना सिर्फ रे बीबर से लड़ना है बल्कि सीक्रेट ऑर्डर का जो आया होगा उससे भी लड़ना है। और 2049 को मत भूलो, इसलिए ना भूलो या भूलो बिकॉज वो बर्सर्क मोड में जाएगा और यहाँ दो लोग को एक बार में स्लो करता रहेगा और इन्हें एक दूसरे को जगाते भी रहना है। तभी अचानक से इन 6 बियॉन्डर्स के ऊपर एक ऑरेंज येलो कलर की फायर बॉल आती है। कोई इन पे हमला कर दिया है। ये लोग बचते हैं, अपने गन निकालते हैं और फायरिंग शुरू, मारधार शुरू। अब आपको एक बात बताऊं, ये जो ऑरेंज येलो कलर का फायर बॉल था ना, ये कभी एक्चुअल में फायर बॉल होता था, कभी सिर्फ इल्यूजन होता था। यानी जो भी इन पे हमला कर रहा है वो साला बहुत तेज है, इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, कभी रियल चीज कभी नकली चीज। बस सब बियॉन्डर अपने फॉर्म में आ जाते हैं। सबसे पहले अपना लेनर्ड मिडनाइट पोएट, अब वो गाना शुरू करता है पोएम जिससे वो सबको स्लगिश फील करा दे। अरे लेनर्ड भाई, आपके पोएम से हमारे क्लाइन को भी स्लगिश फील हो रहा है। वो तो क्लाइन अपने कॉगिटेशन में जाके तुरंत अपने आप को कंट्रोल करता है। और तभी ये लोग एक इंसान को देखते हैं जो इन पे हमला कर रहा था। इंसान एकदम टक्सीडो में था, हैट पहने हुए था और अपने फेस को एक क्लाउन की तरह पेंट किए हुए था, रेड येलो व्हाइट कलर से। ये बंदा इतना खतरनाक था कि ये इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा था, अटैक्स के इल्यूजन्स। कभी अटैक सच होते थे कभी नहीं। तो आपको समझ ही नहीं आएगा किससे बचाव करना है किससे नहीं, या तो सबसे बचाव कर लो। और हाँ, बंदा बहुत ज्यादा फास्ट था, इतना फास्ट कि लिटरली वो बुलेट्स तक को डॉज कर रहा था। कोई उसे निशाना नहीं लगा पा रहे थे। ये सारे जो हमारे बियॉन्डर्स बैठे हैं 6 के 6, किसी का निशाना नहीं लग रहा। अब ये जो क्लाउन टाइप का बंदा था ये अकेला नहीं आया था, इसके साथ एक और बंदा था जो कि वेयर हाउस के ऊपर दौड़ रहा था और वो वेयर हाउस के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। यानी ये क्लाउन जब तक इन 6 बियॉन्डर्स को फंसाएगा, वो दूसरा बंदा अंदर जाके एंटिगोनस फैमिली नोटबुक चुरा लेगा। ऐसे में क्लाइन एम करता और दूसरे बंदे को शूट करता है। दूसरे बंदे को गोली लगती भी है लेकिन फिर भी वो अंदर जा रहा था। और इस पॉइंट पे क्लाइन और डन सोचते हैं कि एक मिनट, हमने ये डिवाइन किया है कि वेयर हाउस के अंदर खतरा है, तो जाने दो उसे, वो जाएगा, खतरा झेल के खत्म हो जाएगा, शायद खतरा को भी खत्म कर दे और उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो बेटा जाओ, तुम अंदर जाओ, तुम बुक तो ले नहीं पाओगे। फिलहाल हमें लड़ना है इस क्लाउन से क्योंकि ये क्लाउन बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो हाँ, ये क्लाउन इन पे हमला कर रहा है, ये लोग भी उसको गोली मार रहे हैं एंड फॉर्चुनेटली एक गोली क्लाउन के पेट में लग जाती है। तो चलो अब क्लाउन से जीत जाएंगे, राइट? रॉन्ग, नहीं जीत सकते आप, क्योंकि ये क्लाउन क्या करता है, एक व्हाइट पेपर निकालता है, क्लोथ जैसा कुछ, ऐसे अपने ऊपर फेरता है और अपने पेट के घाव को कहीं और ले आता है। पेट हील हो गया, वो घाव कहीं और आ गया। इसे कहते हैं डैमेज ट्रांसफर। जी हाँ, इसके पास डैमेज ट्रांसफर की ताकत है, यानी चोट लगेगा क्रिटिकल प्लेस पे, कहीं पेट में, लंग्स में, और वो उसे डाल देगा नॉन क्रिटिकल प्लेसेस पे, जैसे उंगली पे, हाथ पे। समझ रहे हो? इतना पावरफुल है, बहुत ज्यादा। वहीं अगर वेयर हाउस की बात की जाए तो वहां से चिल्लाने की आवाज आती है और फिर पता है क्या निकलता है? कटा हुआ हाथ, निकले हुए आंख, चले हुए कान, ऐसे चीज निकल रहे थे। मतलब जो बंदा क्लाउन के साथ आया था, अंदर गया था, उसका तो गेम हो गया। और वेयर हाउस के अंदर कुछ तो भयानक मॉन्स्टर है जो कि निकलने वाला है। और ऐसे में बियॉन्डर्स जो थे वो वेयर हाउस की तरफ शूट करने लगते हैं। और इसी बीच 2049 तो अपना कहर बरसा ही रहा था। जो भी उसके रेंज में आ रहा था 5 मीटर के, वो स्लो होता था और उसे उठाना पड़ता था। तो ये सब पैरेलल में चल रहा है। और वेयर हाउस के अंदर से निकलता है एक भयानक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर, और ये कोई और नहीं बल्कि रे बीबर था, जो कि एंटिगोनस नोटबुक से पावर लेने के चक्कर में अपना कंट्रोल खोके ये ऐसा मॉन्स्टर बन चुका था। समझ रहे हो? कंट्रोल खोने से क्या हो सकता है। इस मॉन्स्टर के लिम्स, जॉइंट्स सब अजीब तरह से अननेचुरली ट्विस्टेड थे, बहुत घिनौना था। बस बियॉन्डर्स इस पे गन चलाना शुरू करते हैं, लेकिन गोलियों से तो इस मॉन्स्टर को कुछ होता नहीं। इनफैक्ट क्लाइन जब अपना स्पिरिट विजन यूज कर रहा था तो ये मॉन्स्टर इतना जोर से चिल्लाता है कि क्लाइन को अपने स्पिरिट विजन से बाहर आना पड़ता है। सर में इतना तेज दर्द हुआ। यहाँ लेनर्ड भी अपना पोएम गाता है जिससे मॉन्स्टर थोड़ा सा स्लीपी होता है, स्लगिश होता है, लेकिन अगले ही सेकंड एकदम ठीक था और उसके पोएम का असर कुछ हो नहीं रहा था। अब ये मॉन्स्टर जो है वो ब्लैक चेस्ट की तरफ जा रहा था। ब्लैक चेस्ट के
अंदर क्या है पता है ना, 2049। ऐसे में जो ऑयर आया है एक बियॉन्डर, वो गोली मार के चेस्ट को थोड़ा दूर करता है। अब लोरेटा यहाँ अपने पावर्स का इस्तेमाल करके पता कर ली थी कि भैया वो एंटिगोनस नोटबुक इस मॉन्स्टर के अंदर कहाँ है, लिटरली पेट के अंदर था। तो वो डन से कहती है कि कुछ नाइटमेयर करके इस मॉन्स्टर को 3 सेकंड के लिए रोको, मैं नोटबुक निकाल लूंगी। तो डन कुछ सेकंड के लिए नाइटमेयर वाला अपना पावर यूज करके मॉन्स्टर को रोकता है और लोरेटा जो है ना वो जाती है उसके पैर के नीचे, कहां पता है, बॉल्स के पास। फिर वो उसके बॉल्स में घुसंड मार मार के हाथ उसके इंटेस्टाइन में घुसा के सीधे अंदर से एंटिगोनस नोटबुक निकाल लेती है। तो हाँ, मॉन्स्टर का काम तमाम हुआ, लेकिन काम तमाम होने से पहले मॉन्स्टर फटा, जोर से फटा, एक्सप्लोजन हुआ और इस तरह से फटा कि सारे बियॉन्डर्स फेंक के चले जाते हैं काफी दूर। ये जो 6 बियॉन्डर्स थे इनमें से 3-4 तो अपने होश ही खो देते हैं, लेकिन क्लाइन फॉर्चुनेटली अपने होश में था। अब भले क्लाइन होश में था, लेकिन पता है वो कहां जाके गिरा, 2049 के पास, और वो हो गया स्लो, रोबोट की तरह। ठीक है, वो कॉकरोच वाला डांस नहीं होता है उस तरह से। और क्लाइन को समझ में आ गया बाकी सब तो बेहोश है, मुझे कोई छुड़ाएगा नहीं, यानी अगर मैं कुछ देर में नहीं छूटा तो मैं बन जाऊंगा पपेट, लिविंग पपेट, और मेरा जीवन खत्म। ऐसे में क्लाइन के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था, वो परफॉर्म करता है लक एन्चेंटमेंट रिचुअल, यानी धीरे धीरे ही 4 बार काउंटर क्लॉकवाइज जाता है, अपना रिचुअल वाली बात बोलता है, और इससे क्लाइन की जो कॉन्शियसनेस थी वो पहुंच जाती है ग्रे फॉग के अंदर। हाँ, क्लाइन अब ग्रे फॉग के अंदर है, भले उसकी बॉडी नीचे अभी भी जमीन पे लड़ रही है, 2049 के इन्फ्लुएंस में है। अब क्लाइन अगेन यहाँ वो टोपाज वाला जो उसका पेंडेंट था उससे डिविनेशन करता है कि नीचे जाना सेफ है क्या, वापस बॉडी में जाऊं, और क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब सेफ है। वैसे में क्लाइन वापस अपनी बॉडी के अंदर आता है, और ये जो क्लाइन गया ना ग्रे फॉग के अंदर वापस बॉडी में आया, इससे उसको वो एक छोटा झटका मिल गया जिससे वो 2049 के चंगुल से निकल चुका है। लेकिन इससे पहले क्लाइन अपनी बॉडी में आके कोई हरकत करता, उसे एक आवाज सुनाई देती है। आवाज ये कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। ये आवाज थी क्लाउन की। जी हाँ, ये क्लाउन अब भी था इसी आसपास, भले उसे गोली लग गई थी, और वो क्लाइन के पास आता है जो कि 2049 के रेंज से बाहर है। क्लाइन नहीं, वो क्लाउन। और वो क्लाइन को कहता है कि मुझे पता है कि तुम 2049 के कहर के अंदर हो। उसे थोड़ी पता है कि क्लाइन ग्रे फॉग में जाके वापस आके निकल चुका है उस इफेक्ट से बाहर। उसे लग रहा है अभी भी क्लाइन इफेक्ट के अंदर है, और क्लाउन बोलता है कि मैं तुम्हें इससे बाहर निकाल लूंगा, बस शर्त एक है, एंटिगोनस फैमिली वाली नोटबुक मुझे दे दो, और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि तुम्हारा सीक्वेंस 8 क्या है। चलो बता ही देता हूं, तुम्हारा सीक्वेंस 8 है क्लाउन। जी हाँ, क्लाइन सीक्वेंस 9 सीयर से सीक्वेंस 8 पे जब भी जाएगा तो वो क्लाउन बनेगा। इनफैक्ट ये जो क्लाउन बंदा है वो सीयर पाथवे पे ही है, और कितना स्ट्रॉन्ग है वो तो आप देख ही रहे हो। अब वो 8 पे है 7 पे ये नहीं पता, बट हाँ वो है इसी पाथवे पे, और वो बोलता है कि मेरे पास क्लाउन का फॉर्मूला भी है, मैं सीक्रेट ऑर्डर से हूं, मैं तुम्हें दे दूंगा, हमसे हाथ मिला लो, वो नोटबुक मुझे दे दो एंटिगोनस वाली। तुम्हारे पास समय बहुत कम है क्लाइन मोरेटी, कुछ सेकंड में ही तुम पपेट बन जाओगे, तो हाँ बोलो ऐसे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अब क्लाइन तो था नहीं 2049 के चंगुल में, क्योंकि लौंडा निकल गया था ग्रे फॉग में जाके और वापस आके, बट स्टिल क्लाइन नाटक करता है कि मैं चंगुल में हूं, और हाँ ऐसे ऐसे सर हिलाता है। तो इस तरह से वो क्लाउन क्या करता है, एक पेपर निकालता है, उसको ऐसे ऐसे करके एक स्टिक बना लेता है, ठीक मैजिकल क्लाउन की तरह, और दूर से ही क्लाइन को स्टिक से पोक करने जाता है, क्योंकि उसे भी तो 2049 के रेंज में नहीं जाना है ना। लेकिन जैसे ही वो क्लाइन को पोक करने जाता है, क्लाइन सडनली हाथ उठाता है, स्टिक पकड़ता है उसका और उसको खींच लेता है इस रेंज के अंदर। नाउ ये सडन मूव था, वो डर जाता है, वो तुरंत रोल करके दूर भागता है, लेकिन क्लाइन को पता था कि ये क्लाउन भागेगा। और ऐसे में क्लाइन क्या करता है, गन चलाता है। गन क्लाउन पे नहीं बल्कि 2049 आर्टिफैक्ट का जो चेस्ट था उसके बगल में, ताकि चेस्ट भी उसकी तरफ ही मूव हो जाए जिधर वो क्लाउन भागा। और ऐसे में वो क्लाउन आ गया 2049 के चंगुल में, यानी उसकी जो मूवमेंट थी, बड़ा तेजी में इधर उधर भाग रहा था, गोलियों से बच रहा था, वो मूवमेंट स्लो हो गई। और ऐसे में क्लाइन पहले तो खुद 2049 की रेंज से निकला ताकि फिर से उसके चंगुल में ना आ जाए, और बंदूक ताना और उस क्लाउन के गर्दन पे गोली मारा, और फिर सीधा इधर। क्लाउन का काम तमाम, टाटा गुड बाय गया, थैंक यू। तो देख रहे हो मित्रों, सीक्वेंस 8 या 7 का बंदा सीयर पाथवे पे था और उसको क्लाइन पेल दिया सीक्वेंस 9 का होके, और बाकी अपने सीक्वेंस 7 और 8 वाले बियॉन्डर्स परे हैं उधर धमाका से बेहोश। वहां क्लाइन जल्दी जाता है, काइंड ऑफ हीलिंग पोशन था, वो ऑड को पिलाता है, बॉर्जिया को पिलाता है, दोनों को हाफ बॉटल, ताकि दोनों थोड़ा सा रिस्टोर करे। और ये काइंड ऑफ हीलिंग पोशन नहीं है, रिस्टोरेटिव पोशन है। इसे आप गॉडेसेस गेज भी कह सकते हो, जो कि एक ऐसा पोशन है जो आपके बॉडी को एंड माइंड को एक डिसेंट स्टेट में ले
आता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब उसके बाद आप जाके ट्रीटमेंट रिसीव कर सकते हो। अब इस सब के बीच में क्लाइन नोटिस करता है कि लेनर्ड को ज्यादा चोट नहीं आई थी। इनफैक्ट लेनर्ड होश में था और वो पूरा नाटक देखा कि क्लाइन क्या सब किया है। ऑफ कोर्स लेनर्ड को ये तो नहीं पता चल सकता कि क्लाइन कहीं ग्रे फॉग में जाता है एंड ऑल दैट, लेकिन वो ये जरूर देखा कि क्लाइन के ऊपर 2049 का इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि उसके चंगुल में क्लाइन आ गया था। और लेनर्ड आके क्लाइन से कहता भी है कि मैं तुम्हें बचाने आने वाला था, लेकिन तुम तो खुद से बच गए। लगता है तुम्हारे अंदर कुछ तो सीक्रेट है, बट डोंट वरी, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, क्योंकि सीक्रेट मेरे अंदर भी है। हम दोनों स्पेशल हैं। अब दोस्तों लेनर्ड की क्या सीक्रेट है वो आपको इसी बुक में पता चलेगा, आज की वीडियो में नहीं, अगली से अगली वीडियो के अंदर, बट उसकी भी एक सीक्रेट है। बट द पॉइंट इज कि अब तक जो सारे मेंबर्स थे वो सब खड़े हो गए थे, होश में आ चुके थे, एंड इट वाज अ गुड डे। डन स्मिथ तो शॉक में था कि भैया ये क्लाइन इतना अमेजिंग बंदा है और बोलता भी है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुरंत चर्च को लेटर लिखूंगा कि भैया इसे परमानेंट मेंबर बनाओ, ये बंदा डिजर्व करता है। वहीं फिलहाल के लिए इन्हें एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक मिल गई थी, 2049 भी इनके साथ था, तो इन दो आर्टिफैक्ट्स को चाइनीज गेट के पीछे सील किया जाए जब तक इन्हें वापस बैकलैंड नहीं भेज दिया जाए। अब इस लड़ाई के अंदर क्लाइन की नई नवेली सूट फट गई थी और क्लाइन के मन में चल रहा था कि भैया इतने पैसे देके मैंने सूट खरीदे, गरीब आदमी हूं, सूट फट गई, इसका पैसा कौन देगा। और डन स्मिथ क्लाइन के शक्ल को देख के समझ जाता है कि क्लाइन यही सोच रहा है और वो तुरंत बोलता है ठीक है, रीइंबर्समेंट हो जाएगा। अब ये जो वर्ड है रीइंबर्समेंट हमारे लिए बहुत कॉमन है, लेकिन इस दुनिया में कॉमन नहीं था। इसको भी वो साला इंपेरर रोजेल लेके आया था, ठीक है। हमारी दुनिया का सब लॉज वो इधर लगा रहा है आके। तो चलो क्लाइन खुश था कि चलो सूट का भी पैसा मिल जाएगा, भले सूट फट गया, और इसको तो पिच्ची करवा लेंगे और नया सूट भी ले लेंगे, दो सूट हो जाएगा अपने पास, बहुत अच्छी बात। अब दोस्तों डन स्मिथ यहां बताता है कि जो कुछ भी रे बीबर के साथ हुआ है ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक बियॉन्डर अपना कंट्रोल लूज कर सकता है। देखो रे बीबर का केस थोड़ा अलग था, जहां वो इस किताब से यानी एंटिगोनस नोटबुक था उसके अंदर से पावर लेने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी पावर ले भी नहीं पाया और जितना कुछ भी लिया उसे भी कंट्रोल नहीं कर पाया, और फटके कैसा मॉन्स्टर बना वो तो आपने देखा ही। अंततः मॉन्स्टर खत्म हुआ। अब जब भी एक बियॉन्डर मरता है या फिर इस तरह के लोग जैसे रे बीबर थे जो कि पावर कंज्यूम कर रहे थे, तो उनके खत्म होने के बाद वो लोग किसी तरह का एक प्राइम मटेरियल छोड़ जाते हैं जिससे कुछ बनाया जा सकता है, जैसे कि किसी तरह का पोशन या फिर बियॉन्डर मटेरियल। तो हाँ, डन स्मिथ इसी मटेरियल को खोजने जाता है और उसे मिल भी जाता है। एक अजीब ग्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट था। ये एक फिस्ट इतना बड़ा था, सॉफ्ट सा दिख रहा था, और जैसे ही डन स्मिथ उसे टच करते हैं इस ग्रेश व्हाइट ब्लॉब से कुछ स्टिकी लिक्विड निकलता है, जिससे ये जो बियॉन्डर्स थे यहाँ पे वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अब इस लिक्विड का ऑफ कोर्स इस्तेमाल किया जाएगा किसी तरह के पोशन को क्रिएट करने के लिए, और कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिससे बियॉन्डर मटेरियल्स बन जाती हैं, जिनका अगेन इस्तेमाल होता है फाइट वगैरह में, या फिर उनमें कुछ पावर या प्रॉपर्टीज होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। अभी तो बहुत यूज नहीं आएगा, लेकिन जब मैं बुक 2 को एक्सप्लेन करूंगा तो वहां काफी कुछ है इससे रिलेटेड। तो हाँ, पोशन को स्टोर कर लिया गया है, और इस पॉइंट पे डन स्मिथ कहते हैं अपने क्लाइन मोरेटी से कि बेटा तेरी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही अच्छी थी इस फाइट में, तो अब मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूं कि भैया तुम एक फॉर्मल मेंबर बन जाओ। और रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूं तो तुम बन ही जाओगे, 2-3 दिन में चर्च से कंफर्मेशन आ जाएगी, और अब तुम्हारी सैलरी हो जाएगी 6 पाउंड्स पर वीक। लेकिन अगर आप फॉर्मल मेंबर बन रहे हो तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं उसके साथ, जैसे कि हफ्ते में एक बार आपको भी जाके चाइनीज गेट को गार्ड करना पड़ेगा। जो भी हो, अपना क्लाइंट तो खुशी था कि चलो भैया परमानेंट मेंबर बन गए। उससे बड़ी बात कि गरीब है ना लौंडा, तो 6 पाउंड पर वीक यानी कि बहुत अच्छी सैलरी है ये। लेकिन इन्हीं गपशप के बीच अपना जो एक बियॉन्डर था एओर, वो क्लाइंट से फाइनली सवाल उठाता है कि देख भैया, तू है सीक्वेंस 9 का सीयर, और तूने जिसे मारा है वो भी सीयर पाथवे पे ही था, लेकिन वो लौंडा या तो सीक्वेंस 8 या 7 पे था। तो सीक्वेंस 9 के होते हुए तुम अपने से हाई लेवल के बियॉन्डर को वो भी सेम पाथवे पे कैसे मार दिए? कुछ तो घपला लग रहा है। अब इस सवाल के लिए क्लाइंट पहले से तैयार था, क्योंकि उसको पता था ऐसा सवाल आएगा, और यहां वो सब कुछ सच सच बता देता है, एक्सेप्ट ग्रे फॉग वाली बात। यहां क्लाइंट थोड़ा सा ट्विस्ट लगा देता है। बेसिकली क्लाइंट ये बोलता है कि मैं एक्चुअली 2049 के रेंज से थोड़ा बाहर था, तो मैं कंट्रोल हुआ नहीं था, जबकि हम सब जानते हैं कि वो कंट्रोल हो गया था, ग्रे फॉग में जाके वापस आया, जिससे उसका कंट्रोल टूटा था। तो हाँ, क्लाइंट यहां झूठ बोल दिया, और वो बोला कि उस क्लाउन को लगा कि मैं कंट्रोल में आ गया हूं, फिर वो मुझे ऑफर किया, फिर मैं कैसे उसको फंसाया, कंट्रोल में लेके उसको मारा। मतलब सारी बात सच बताया जो एग्जैक्टली हुआ था, एक्सेप्ट ये कि क्लाइंट कंट्रोल में आके ग्रे फॉग में जाके बचा था। वो बोल दिया कि मैं कंट्रोल में कभी आया ही नहीं था। तो सब लोग क्लाइंट की बात को मान भी लिए कि हाँ, क्लाइंट यहाँ थोड़ा लकी रह गया। अब क्योंकि क्लाइंट सारी बातें बता दिया, तो यहाँ सारे बियॉन्डर्स को पता चल गया था कि सीक्वेंस 9 जो कि सीयर है, उसके बाद सीक्वेंस 8 आता है क्लाउन,
और इन दोनों का आपस में कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं है। मतलब सीयर से सीधा क्लाउन, ये किस तरह का जंप है। इस पे क्लाइन जोक मारते हुए कहता है कि चाहे क्लाउन हो या सीयर, दोनों को आप सर्कस में जरूर मिल जाएंगे। और इस जोक पे सभी हंसते हैं, लेकिन क्लाइन कहीं ना कहीं इस जोक को लेके काफी सीरियस था, क्योंकि कनेक्शन इसी तरह से कहीं ना कहीं बन रहा है। खैर, तो ये सारे लड़ाकू बियॉन्डर्स पहुंच जाते हैं ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी, और यहाँ पे ओल्ड नील को पता चलता है कि भैया वहां फील्ड में कितनी लड़ाई हुई है। और ओल्ड नील इम्प्रेस्ड, वो क्लाइन को बोलते हैं कि बेटा तेरे में कुछ तो बात है, तू लड़ गया, हरा भी दिया अपने से ऊपर सीक्वेंस वाले को, मजेदार आदमी है तू। अब यहाँ ओल्ड नील की जरूरत थी कि वो रिचुअल मैजिक करके सारे बियॉन्डर्स को हील करे, क्योंकि सब लोग चोटिल हो गए थे। और क्लाइन पूछता है कि अरे आप लोग के पास रिस्टोरेटिव मेडिसिन, कुछ पोशन जैसा नहीं होता जिसे पी के सब हेल्थ अपना गेन कर लें, आपको क्यों रिचुअलिस्टिक मैजिक करनी है। इस पे ओल्ड नील समझाते हैं कि जब भी आप इस तरह की कुछ मेडिसिन बनाते हो, सबसे पहले उसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे। तो हाँ, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आप मेडिसिन बनाओगे रिस्टोरेटिव फैक्टर वाला, उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो समय के साथ घटती जाती है, क्योंकि वो बियॉन्डर मटेरियल्स या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मटेरियल से बनी होती है। तो जब बनती है तब बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन अगर यूज नहीं हुई बहुत समय तक ना, तो धीरे धीरे घटती जाती है उसकी इफेक्टिवनेस। इसीलिए रिस्टोरेटिव पोशंस जो है वो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलते। तो लोग रिलाई करते हैं रिचुअलिस्टिक मैजिक पे ही, क्योंकि ये आसान है, एक आदमी आएगा, कर देगा और लोगों को हील कर देगा। लेकिन ओल्ड नील अंकल, अगर लड़ाई चल रही है तो वहां थोड़ी कोई रिचुअल करेगा, वहां तो पोशन ही पीना अच्छा है। जो भी हो, पोशन भी एग्जिस्ट करता है, बट मैंने आपको बता दिया है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एनीवे, जिस क्लाउन को क्लाइन मारा था अपना, उसके लाश को ये लोग उठा के ले आए थे, और इसको एनालाइज पता है कौन करेगा? फायर, कॉर्प्स कलेक्टर फायर। जी हाँ, यहाँ का एक बियॉन्डर है, उसका नाम है FYRE। मैं फायर ही बोलता हूँ, फ्राई आप बोल सकते हो, जो आपका मन है। वो कॉर्प्स कलेक्टर है और वो लाश से इंफॉर्मेशन निकाल पाता है। तो हाँ, FRYE या FYRE, फ्राई या फायर, जो भी आप बोलो, अब वो इस लाश को एग्जामिन करता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ मिलता नहीं। देन वो इस लाश की पेंटिंग बनाता है, बहुत मस्त, एकदम लाइफ लाइक पेंटिंग बना देता है। एंड क्लाइन ये देख के आश्चर्य में था कि भैया आप इतने अच्छे पेंटर हो, आपको तो पेंटर होना चाहिए था, फालतू में बियॉन्डर बन के बैठे हो। और वो बोलता है हाँ, मन मेरा था पेंटर बनने का, लेकिन मेरे जो पिताजी थे ना, वो एवरनाइट गॉडेस से जुड़े हुए थे, तो वो मुझे प्रीस्ट बना दिए थे, तो मैं प्रीस्ट भी था, और प्रीस्ट के बाद मैं फाइनली बियॉन्डर बना हूँ। काफी हैपनिंग है फायर भैया आपकी लाइफ। एनीवेज, अपना फ्राई या फायर वो बाहर जाता है, क्लाइन को बोलता है लाश पे नजर रखना। और क्लाइन नोटिस करता है कि लाश के हाथ में एक ब्रांड है, मतलब किसी तरह की मार्किंग है, और उसके अंदर से कुछ तो ब्लॉब निकलता है। और क्लाइन जब उसको टच करने जाता है तो अचानक से लाश क्लाइन को पकड़ लेता है और ये उठ जाता है, क्लाउन जिंदा हो गया काइंड ऑफ, और 3 बार बोलता है हॉर्नेशियस हॉर्नेशियस हॉर्नेशियस, मतलब 3 into 9 नहीं, 3 ही बार बोला, मैं आपको 3 बार बोल के बता दिया, और फिर वापस से मर जाता है। एंड क्लाइन वो सरप्राइज्ड कि साला यही तो मैं हमेशा अपने दिमाग में सुनता हूँ, हॉर्नेशियस फ्लेग्रिया, और ये लाश भी उठ के हॉर्नेशियस बोल रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है। तभी फ्राई यहाँ आता है और क्लाइन उसको बताता है कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ, और देखो इसके हाथ से क्या तो ब्लड स्फीयर ब्लॉब कुछ तो निकला है। फ्राई सबको ले लेता है, बोलता है तुम चिंता मत करो, ये डेड ही है, कुछ तो हुआ होगा, विल रिसर्च अबाउट इट, फिलहाल तुम घर जाओ, बहुत थक गए होगे। तो हाँ, क्लाइन घर आता है, जहां पे मेलिसा उसको मिलती है, और मेलिसा के हाथ में एक खत था, एक लेटर, जो कि क्लाइन को आया था उसके मेंटोर से। अगर आपको याद हो तो क्लाइन अपने मेंटोर को जाके बोला था यूनिवर्सिटी के अंदर कि अगर आपको हॉर्नेशियस माउंटेन के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना। लेटर आ गया है, तो शायद अब हमें हॉर्नेशियस माउंटेन के बारे में कुछ तो पता चलेगा। तो मेंटर लेटर में लिखे थे कि उन्हें याद आता है एक आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में जिसका नाम था मिस्टर जॉन जोसेफ, और वो एक मोनोग्राफ पब्लिश किया था जिसमें हॉर्नेशियस माउंटेन को लेकर कुछ डिटेल्स थी। तो हाँ, ये जॉन जोसेफ जब वहां गया था तो वहां वो कुछ फ्यू एंशिएंट बिल्डिंग्स को डिस्कवर किया था जो कि 1000 साल से भी पुराने थे। ये क्वाइट अनबिलीवेबल बात है कि इतनी टॉल माउंटेन पीक पे भी बिल्डिंग्स थे, मतलब वहां भी ह्यूमंस रहते थे, वो भी हजारों साल पहले। अब जो मिस्टर जोसेफ थे उनके पास इनफ एविडेंस था कि वो प्रूव कर सकते थे कि माउंटेन पे सिर्फ लोग रह नहीं रहे थे, बल्कि लिटरली एक बढ़िया सा सिविलाइजेशन चला रहे थे। अब ये जो मोनोग्राफ है, इसके बारे में और अगर क्लाइन को जानना है तो वो यहाँ के एक लाइब्रेरी में जा सकता है, डुई विले करके लाइब्रेरी का नाम है, वहां जाए, इस मोनोग्राफ को हायर करे, मतलब लाइब्रेरी से लेते हैं ना जैसे बुक्स वगैरह, वैसे ही हायर करे और पढ़ ले। क्लाइन तुरंत इस लेटर को रिप्लाई करता है और मेलिसा को दे देता है कि जाओ तुम इसे पोस्ट कर दो, और पोस्ट के जितने पैसे लगेंगे ना, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मेलिसा को दे देता है। एंड मेलिसा अपनी कंजूस बोलती है कि इतना एक्स्ट्रा पैसा क्यों चाहिए, और क्लाइन बोलता है अरे रख लो यार, कहीं कहीं कुछ यूज हो जाएगा तुम्हें, इतनी कंजूसी क्यों मेलिसा, रखो पैसे, एंजॉय करो। अब जाते जाते मेलिसा कहती है कि इस संडे उसकी एक फ्रेंड सेलिना का बर्थडे है, जिसमें इनविटेशन क्लाइन को भी और बेंसन को भी, तो इन दोनों को भी बर्थडे में आना होगा, तो इस हिसाब से प्रिपरेशन कर लें। तो हाँ, ये सब बातें हो गई। नाउ कमिंग टू ब्लैकथॉर्न।
वेल यहाँ पे चाइनीज गेट के पीछे रखा गया था 2049 और एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक को। लेकिन अब इन दोनों चीज को वापस से बैकलिन के डाइकोसिस में भेजा जा रहा है। नाउ सीक्रेट ऑर्डर के जो लोग यहाँ आए थे, इस पूरे मिशन पे तबाही मचा के गए हैं, उनको जो कैरेज वाला इधर से उधर ले जाता था उसको पकड़ा गया। मतलब ये अपने नाइट हॉक्स वाले पकड़े और कैरेज वाला बताया कि वो लोग कहाँ रहते थे। तो हाँ, इन्हें सीक्रेट ऑर्डर का टेम्पररी अड्डा मिल गया था, लेकिन जैसे ही नाइट हॉक्स उस जगह पे जाते हैं वो जगह पूरी तरह से खाली था, एक एविडेंस वहां पे नहीं था। अरे सीक्रेट ऑर्डर के लोग हैं, थोड़ी एविडेंस छोड़ के जाएंगे, गलती हो ली है। ऐसे भी सीक्रेट ऑर्डर का 2 लोग तो इस मिशन के अंदर ही खत्म हो गया था। एनीवेज, डन यहाँ अगेन क्लाइंट से मिलता है और वो कहता है कि तुमको परमानेंट मेंबर बनाने की जो अर्जी है ना, वो मैंने होली कैथेड्रल के पास भेज दी है। आज 2-3 दिन में कंफर्मेशन आ जाएगा, तुम बन जाओगे परमानेंट मेंबर। वैसे मेरी तरफ से तो तुम ऑलरेडी परमानेंट मेंबर हो। इसके बाद क्लाइंट अपना रोजेन से थोड़ा चिट चैट करता है, जहां रोजेन को पता चल गया है कि मिशन में कुछ तो हुआ था खतरनाक। क्लाइंट मारा और क्लाइंट बोल रहा है हाँ मैं लकी था, मैं बच गया। रोजेन इज सरप्राइज्ड। यही सब छोटी मोटी बातें। बट यहाँ बातचीत के दौरान क्लाइंट को एक बात पता चलता है कि अगर उसे परमानेंट मेंबर बनना है तो एक और क्लॉज है। मतलब होली कैथेड्रल से कंफर्मेशन आने के बाद भी क्लाइंट को कोई मिशन अकेले करना होगा। जब क्लाइंट उस मिशन को अकेले करके कंप्लीट करेगा तभी उसे फाइनली परमानेंट मेंबर का सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा। वैसे क्योंकि क्लाइंट रे बीबर वाले मिशन में बहुत तगड़ा काम किया है तो जरूर डन स्मिथ उसको कुछ बहुत छोटा सा मिशन देगा नेम से कि भैया कर लो एक मिशन अकेले एंड फिर तुम परमानेंट मेंबर बन जाओ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एना की तरफ जाती है। एना कौन? जिसका फियांसे है जॉयस मेस, जो कि डिविनेशन करवाने आई थी। जॉयस भी आया था डिविनेशन करवाने, तो इनके घर पे पार्टी चल रही है थोड़ी सी, क्योंकि जॉयस जिंदा बच गया है, अच्छी बात है ना, पार्टी होनी चाहिए। अब यहाँ बोगदा करके एक आदमी था जिसके लिवर में कुछ तो इशू है और वो सोच रहा है कि सर्जरी करवाई जाए या नहीं। देखो ये जो टाइम है ना, यहाँ पे सर्जरी इन्वेंट तो हो गई है लेकिन बहुत घटिया तरीके से होती है सर्जरी, एकदम बुचड़ कर देता है आदमी को और मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी फेल हो जाती है। तो बोगदा इज नॉट श्योर क्योंकि लिवर तो खराब हो चुका है। एनी हाउ वो टपक ही जाएगा, तो सर्जरी करवाए या ना करवाए, क्योंकि करवाते हैं सर्जरी तो उसमें भी बहुत चांसेस है कि वो टपक जाएगा। तो ये सब एना और जॉयस में सुनते हैं और वो बोलते हैं एक काम करना, डिविनेशन करवा ले इस बात का कि सर्जरी करनी चाहिए या नहीं। और मेरे पास एक बंदा है जो कि खतरनाक डिविनेशन करता है, पता है उसका नाम क्या है? क्लाइंट मोरेटी। बोगदा भी सोचता है ठीक है भैया करवा लेते हैं डिविनेशन, और बोगदा निकल जाता है। कहां निकल जाता है? वेल डिविनेशन क्लब की तरफ। वहीं अगर क्लाइंट की बात की जाए तो वो पहुंचता है डुए विली लाइब्रेरी में और वहां वो मांगता है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, लेकिन समहाउ वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था। ऐसे में क्लाइंट पूछता है कि चलो तुम्हारे पास वो डॉक्यूमेंट तो नहीं है लेकिन कम से कम जर्नल इशू है ऑफ न्यू आर्कियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी समरी। इसमें लाइब्रेरी वाला बोलता है हाँ ये है, अभी ही एक जेंटलमैन इस बुक को रिटर्न करके गया है, तो आप उस सेक्शन में जाओ लाइब्रेरी के, किताब पढ़ लो। तो क्लाइंट इस किताब को पढ़ना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि हॉर्नेशियस माउंटेन की जो पीक है ना, वहां पे एंशिएंट रेलिक्स प्रेजेंट हैं। सिर्फ पीक पे नहीं बल्कि काफी जगह सराउंडेड है एंशिएंट रेलिक्स, जैसे कि फॉरेस्ट में, वैलीज में, जेंटल स्लोप्स में, जो कि मेन पीक के आसपास है। ये जो रेलिक्स हैं ये लॉफ्टी डोम्स और जाइगेंटिक स्टोन कॉलम से बने हैं। मतलब रेलिक्स छोड़ो, इसे मैग्निफिसेंट बिल्डिंग जैसा आप कह सकते हो। एंड लाइक वी केम टू नो कि ये सब 1000 साल पहले बना है। मतलब यहाँ सिर्फ सिविलाइजेशन नहीं, कुछ बहुत एडवांस लोग रहते थे। और सबसे स्ट्रेंज पैटर्न ये है कि जैसे जैसे आप माउंटेन पीक के नजदीक जाओगे ना, ये रेलिक्स उतने ही बड़े होते जाते हैं। बट सरप्राइजिंगली इस पीक पे कोई भी रूइंस नहीं है। तो हाइपोथेसिस ये कह रही थी कि यहाँ जरूर कोई एक बड़ा सा पैलेस भी एग्जिस्ट करता होगा जो कि मैन मेड तो नहीं होगा। वो कहते हैं ना डिवाइन हॉल्स जैसा कुछ होगा जहाँ पे सैक्रिफाइसेस वगैरह होंगी। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए तो ये सब चीज अजीब है, लेकिन हम जो कि बियॉन्डर्स के बारे में जानते हैं, हम गेस कर सकते हैं कि हॉर्नेशियस माउंटेन के पीक पे बियॉन्डर एक्टिविटीज आज से 1000 साल पहले भी चल रही थी। एंड वी कैन ऑल्सो से कि सिर्फ बियॉन्डर एक्टिविटीज नहीं बल्कि उस माउंटेन पे एंशिएंट किंगडम भी होगा। दूसरी तरफ अपना बोगदा जो है ना, वो पहुंच गया है डिविनेशन क्लब और वो बोलता है भैया मुझे करवाना है डिविनेशन और मैं करवाऊंगा सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट मोरेटी से। अपनी रिसेप्शनिस्ट एंजेलिका कहती है कि क्लाइंट अभी नहीं है, लेकिन तभी क्लाइंट लाइब्रेरी से निकल के इस जगह पे आ जाता है और उसकी मुलाकात बोगदा से हो जाती है। तो बोगदा को कहता है क्लाइंट कि चलो कर देते हैं तुम्हारी डिविनेशन। तो यहाँ क्लाइंट करता है टैरो कार्ड डिविनेशन और इसमें रिजल्ट ये आता है कि अगर बोगदा सर्जरी करवाया तो वो खत्म हो जाएगा, मत करवाओ भाई। इनफैक्ट क्लाइंट डबल चेक करने के लिए ड्रीम डिविनेशन भी कर लेता है और वहां भी वो यही विजन देखता है कि बोगदा टपक रहा है। अब क्लाइंट सोचता है कि वो बोगदा को ये बात बता तो देगा कि ठीक है डिविनेशन में ये सब आया है, लेकिन इससे बोगदा परेशान ही होगा क्योंकि लिवर प्रॉब्लम तो है, वो प्रॉब्लम ठीक तो करनी है ना। तो ऐसे में क्लाइंट बोगदा को एक सजेशन देता है। पता है किसके बारे में वो बताता है? वो बताता है लॉसन डार्क वेड के बारे में। याद है ना, ईस्ट बोरो के व्लाड स्ट्रीट पे था, जिसके पास ग्लेसियस जाके अपना इलाज करवाया था, जो कि मस्त पोषण दवा
दवा देता है जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हाँ, क्लाइन बोलता है बोगदा को वहां जाओ, उससे दवा ले लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो बोगदा फौरन उस जगह पे पहुंचता है और ये दुकान स्कैम जैसा ही लग रहा था। और जो दुकानदार था वो बोलता है कि भैया 10 पाउंड लगेंगे इस दवा के लिए। 10 पाउंड। बोगदा सोचता है तो बहुत महंगी दवाई है, लेकिन बात यहाँ जान की थी, तो 10 पाउंड वो देता है, दवा ले लेता है। लेकिन उसके मन में शक था कि ये दवा पक्का स्कैम है, मैं ठगा रहा हूं भैया। और दवा लेना कैसे था? वेल, पानी को गर्म करना था, रूस्टर ब्लड डालना था उसमें 10 ड्रॉप, फिर दवा डालना था और उसको पी जाना था। तो बोगदा दवा तो लेना शुरू कर देता है, बट ही वाज श्योर कि ठगा चुका है वो बंदा। वहीं अगर शॉपकीपर की बात की जाए तो वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, हमारे दुकान पे 16 कस्टमर्स आ चुके हैं, यानी शक हो गया है क्या लोगों को कि हम लोग बियॉन्डा टाइप के लोग हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स बना के रिचुअल करके दवा ववा देते हैं जिससे सब कुछ ठीक होता है। अगर ऐसा है तो नाइट हॉक्स वाले आते ही होंगे, छापा मार देंगे इस जगह पे। अब आप सोच रहे हो कि क्यों छापा मारेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक बियॉन्डर है तो आप किसी न किसी चर्च से एसोसिएटेड होने चाहिए, वरना आपके ग्रुप को सीक्रेट ग्रुप काउंट किया जाएगा या इंडिपेंडेंट बियॉन्डर। और इन लोगों को खाली नहीं छोड़ा जाता इस दुनिया में, मतलब किसी न किसी ग्रुप में आपको होना ही है अगर आप बियॉन्डर हैं। एनीवेज, ये दुकानदार वाले अब थोड़े से कॉशियस हैं। वहीं अगर बोगदा की बात की जाए तो उसकी पेट हो चुकी है खराब दवा पी के, लेकिन वो दवा पी रहा है, पेट खराब हो रहा है। एक दिन अचानक वो ठीक हो गया। बोगदा खुद सरप्राइज्ड है कि भैया सच में मैं ठीक हो गया, यानी कि ये जो क्लाइन मोरेटी बंदा है ये सीयर है, रियल सीयर है ये। वहीं क्लाइन की बात की जाए तो वो आधा अधूरा एमुलेट्स खरीदा था ना अंडरग्राउंड मार्केट से। वेल, 2 एमुलेट्स को वो अब बना रहा है, उस पर रिचुअल वगैरह कर रहा है ताकि ये प्रोटेक्शन एमुलेट्स वो किसको दे सके? मेलिसा और बेंसन को। इसी बीच होली कैथेड्रल की अप्रूवल आ जाती है और क्लाइन बन चुका है फाइनली परमानेंट मेंबर ऑफ नाइट हॉक्स। जस्ट दैट एक मिशन करना होगा उसको, वो भी अकेले। और हाँ, यहाँ क्लाइन को पैसा भी एक्स्ट्रा अभी ही मिल गया और कंपनसेशन भी मिला सूट के लिए। अच्छा खासा पैसा, कुछ 7-8 पाउंड मिल गया था, याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर, बट बहुत मिला था। तो हाँ, क्लाइन खुशी खुशी घर पे आता है, लेकिन वो सोचता है कि मेलिसा और बेंसन को बताऊंगा नहीं कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल गए हैं। 2 रीजन। पहला कि इन लोग को शक होगा कि साला ये कैसा जॉब में है जिसमें इसको प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है, महीना भर नहीं हुआ और लगातार प्रमोशन। और दूसरा रीजन ये कि क्लाइंट को जो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं उसे यूज करने होंगे बियॉन्डा मटेरियल्स खरीदने के लिए, अंडरग्राउंड मार्केट में जाके वहां से कुछ चीजें लेने के लिए। तो इट्स बेस्ट कि उन लोगों को क्लाइंट की कम ही सैलरी पता है। एनीवेज, अब क्लाइंट को जाना है एक पार्टी में। कौन सी पार्टी में? सेलिना की पार्टी में। उसकी बर्थडे थी ना, याद है कि नहीं आपको? अब इसके लिए बेंसन गंदी से अपनी एक सूट पहन रहा था और क्लाइंट बोलता है भाई थोड़ा अच्छा ड्रेस कर लो, मेरी एक अच्छी टक्सीडो है, जाओ वो पहन लो। वहीं मेलिसा तो अपनी नई वाली ड्रेस पहन ही रही थी, बताया था मैंने आपको मेलिसा के ड्रेस के बारे में। अब यहाँ क्लाइंट मेलिसा को एक नेकलेस देता है ये बोल के कि तुम इतनी सुंदर दिख रही हो, एक नेकलेस भी पहन लो। अब ये नेकलेस और कुछ नहीं बल्कि एमुलेट था क्लाइंट का, और वो बेंसन को भी एक एमुलेट दे देता है। एंड ऑफ कोर्स मेलिसा यहाँ फिर से वही सोचती है कि तुम कितना पैसा खर्च कर दिए इस एमुलेट पे, इतनी महंगी चीजें क्यों लाते हो? और क्लाइंट उसको शांत करता है कि नहीं, ये आधी अधूरी चीज थी, मैंने अपने हाथ से इसको बनाया है, तो बहुत पैसे नहीं लगे मेरे, आराम से पहन लो। तो फाइनली ये तीनों निकलते हैं, शेयर्ड कैरेज में बैठ के सेलिना वुड के घर पे पहुंचते हैं। अब सेलिना वुड के पापा मिस्टर वुड जो है वो बैंक में काम करते हैं, जो कि बैकलैंड का बैंक है, लेकिन उसका ब्रांच टिंजन में भी है, उसमें काम करते हैं। और इनका भी टेरेस हाउस ही है, जैसा अभी फिलहाल क्लाइन, मेलिसा एंड बेंसन के पास है। जस्ट दैट इनका हाउस काफी बड़ा है, हाउस में पोर्च भी है, गार्डन भी है, ऑल दैट। अब यहाँ क्लाइन मिलता है मेलिसा की फ्रेंड सेलिना से, और यहाँ सेलिना की एक और फ्रेंड आई थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। नाउ एलिजाबेथ इज स्पेशल, पता है क्यों? क्योंकि ये वही लड़की है जिससे क्लाइन अंडरग्राउंड मार्केट में मिला था और जिसके लिए क्लाइन एमुलेट खरीदा था। अब एलिजाबेथ और क्लाइन की नजर मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और क्लाइन की थोड़ी सी हार्ट बीट स्किप हो जाती है कि भैया ये कहीं बता ना दे कि मैं वहां जाके रिचुअलिस्टिक मैजिक वाले चीज खरीद रहा था। और एलिजाबेथ भी क्लाइन को देखती है कि ये बंदा, ये मेलिसा का भाई है, मैं तो सुनी थी कि ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ता है, लेकिन वहां तो मैं देख रही थी कि ये मैजिक वैजिक में डेल्व करता है, थोड़े रिचुअल्स वगैरह में। अब इस पॉइंट हम ये भी समझ पाते हैं कि सेलिना जो है ना वो बहुत ज्यादा रिचुअल्स वगैरह में है, उसको मन लगता है ये सब चीज के बारे में डिस्कवर करने में, और उसके लिए ही एलिजाबेथ अंडरग्राउंड मार्केट गई थी गिफ्ट लेने के लिए, उसके लिए एक एमुलेट। हाँ, यहाँ क्लाइन ना चाहते हुए भी एलिजाबेथ से बात करता है, कहता है कि देखो ऐसी बात है कि मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ ना, तो उसमें अर्मेस ओल्ड लैंग्वेज है और जो इनकांटेशंस होते हैं वो अर्मेस लैंग्वेज में ही होते हैं, इसलिए मेरा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैं वहां घूम फिर रहा था, और ये बात मेलिसा को बताना मत कि मैं ऐसा कुछ कर रहा था। खैर जो भी हो, ये लड़कियां अपना ऊपर चली जाती हैं एंजॉय करने के लिए। नीचे लड़के अपना ताश वगैरह खेल रहे थे, जिसमें क्लाइन हार रहा था हर एक राउंड, और वो डिविनेशन नहीं यूज करना चाहता था जीतने के लिए। और इसी बीच क्लाइन को अचानक से एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस फील होती है, कहते हैं ना स्पिरिचुअल परसेप्शन, वैसा कुछ, और वो ऊपर से आ रही थी। ऊपर कहां? वेल, सेलिना के बेडरूम से, जिसके अंदर थी सेलिना, मेलिसा और एलिजाबेथ। क्लाइन तुरंत ऊपर जाता है, अपना स्पिरिट विजन ऑन करता है और रूम में इनके झांकता है, और
वो देखता है कि सेलिना जो है उसके आसपास एक ग्रीन कलर का ऑरा है, एक इविल ऑरा जो कि उसको सराउंड किए हुए है, यानी यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल चल रहा है। और ऐसे में क्लाइंट मेलिसा को बुलाता है। मेलिसा आती है, पूछती है क्या हुआ भाई, क्यों बुला रहे हो? और क्लाइंट बोलता है कि तुम लोग कर क्या रही हो यहाँ पे? तो मेलिसा बताती है कि सेलिना को एक मिरर मिली है उसके अपने जो सिखाते हैं उसके मेंटोर है उनसे, और वो मिरर डिविनेशन ट्राई कर रही है। मतलब मिरर से पूछ रही है कि मुझे मेरा राजकुमार कब मिलेगा, मेरा चाहने वाला कब मिलेगा, मेरी शादी कब होगी, एंड ऑल दैट शिट। तो क्लाइंट सोचता है कि देखो नॉर्मल लोग करते हैं, मिरर विरर उठा के डिविनेशन करते हैं, लेकिन यूजुअली कुछ होता नहीं है। रीजन बीइंग कि वो जो इनकांटेशंस बोल रहे होते हैं अर्मिस में वो गलत होती है, तो गलत इनकांटेशन से कुछ होगा नहीं। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट वो यूज कर रहे होते हैं वो भी सुपरनैचुरल कुछ होती नहीं, तो कुछ होगा नहीं। बट यहाँ समहाउ सेलिना जो ऑब्जेक्ट यूज कर रही थी उसमें भी कुछ था, और वो इनकांटेशंस भी सही बोल रही होगी, तभी उसके आसपास ये ग्रीन कलर का इविल प्रेजेंस आ गया है जो कि डिविनेशन तो बकवास करेगा लेकिन सेलिना की जान जरूर ले लेगा। और सेलिना के आसपास मेलिसा और एलिजाबेथ है, दे विल बी इन प्रॉब्लम टू। तो ऐसे में क्लाइंट चुपचाप बोलता है मेलिसा को कि एक काम करो बहना, जो कर रही हो करो, बस एलिजाबेथ को बाहर भेजना, उससे मुझे कुछ बातें करनी है। तो एलिजाबेथ क्लाइंट के पास आती है, पूछती है क्या हुआ, अब क्या बात है? तो क्लाइंट बोलता है देखो तुम्हें पता है कि मुझे रिचुअल्स वगैरह का थोड़ा शौक है, और मुझे लगता है कि तुम लोग जो कर रहे हो यहाँ मिरर डिविनेशन, इससे कुछ एक एंटिटी आ गई है, तुम लोग को प्रॉब्लम होगी, जान भी जा सकती है। तो अब मैं इसे रोकूंगा। इसका सिर्फ एक तरीका है, मैं एक दूसरे कमरे में जा रहा हूं, वहां बहला फुसला के किसी तरह एलिजाबेथ को लेके आओ। मतलब एलिजाबेथ नहीं, एलिजाबेथ लेके आएगी किसको? सेलिना को। और फिर वहां मैं कुछ रिचुअल करके चीजों को कंट्रोल करूंगा। अब एलिजाबेथ को तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे पता था कि क्लाइंट थोड़ा नॉलेजेबल तो है, तो उसकी बात मान लेते हैं। वो कहती है ठीक है, मैं सेलिना को तुम्हारे कमरे में लेके जाऊंगी। हाँ, क्लाइंट मौका पाके उसी फ्लोर पे एक दूसरा कमरा खोज लेता है जिस कमरे में रिचुअल की सारी सामग्री थी। कैसे? सेलिना को इंटरेस्ट है ना रिचुअल वगैरह में, तो वो रखती है सामग्री, होता उसे कुछ नहीं लेकिन रखती है। तो हाँ, क्लाइंट को सब कुछ मिल गया, वो रिचुअल वगैरह शुरू करता है, गॉडेस ऑफ एवरनाइट को प्रे करता है कि प्लीज लेंड मी योर पावर्स, क्योंकि यहाँ कुछ इविल प्रेजेंस है जिसे मुझे एक्सोसाइज करना होगा, हटाना होगा। वहीं एलिजाबेथ सेलिना से कहती है कि तुम्हारी बर्थडे है ना, तो तुम्हारे लिए मैं एक और सरप्राइज गिफ्ट रखी हूँ, चलो उस कमरे में। एलिजाबेथ बोलती है ओके। एलिजाबेथ वहां आती है, क्लाइंट अपना रिचुअल करता है, एलिजाबेथ को सुला देता है। देन यहाँ पे रिचुअल्स वगैरह से कुछ चीजें होती हैं, बट अंततः वो मिरर टूट जाता है और इविल प्रेजेंस चली जाती है। मतलब क्लाइंट जीत गया। अब एनिमे में इस चीज को बहुत ही हाई फाई दिखाया गया है, लेकिन बुक में ऐसे ही होता है, रिचुअल होता है एंड थिंग्स गेट बेटर। खैर, तो क्लाइंट यहाँ लेता है साई ऑफ रिलीफ, और वो एलिजाबेथ से कहता है कि अभी फिलहाल तो सेलिना होश में नहीं है, होश में आएगी तो उससे कहना कि इस तरह की फालतू रिचुअल्स ना करे, और अगर करना ही है तो 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेज है ना, उनके जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनकी ही पूजा करे। ऐसे ही फालतू किसी और गॉड्स को बुलाने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो लोग प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं और उसकी जान भी जा सकती है। बट क्लाइंट के मन में एक क्वेश्चन था जो कि वो एलिजाबेथ से पूछता है, वो ये कि आखिर सेलिना को ये सब बताया कौन? मतलब एकदम करेक्ट अर्मिस में इनकांटेशन, देन ये मिरर डिविनेशन करना एंड ऑल, ये सब कौन सिखाया? यहाँ एलिजाबेथ रिवील करती है कि सेलिना के एक टीचर हैं, एक मेंटोर काइंड ऑफ है, जिनका नाम है हैनस विंसेंट, और वही सेलिना को ये इनकांटेशन सिखाए थे। अब अगर आपको याद हो नाम हैनस विंसेंट, तो आपको पता होगा कि वो कौन है। नहीं पता तो मैं बता दूं कि जिस डिविनेशन क्लब में क्लाइंट जाता है ना, वहां हैनस विंसेंट एक बहुत वाला डिविनेशन करने वाला इंसान है। वो मिरर डिविनेशन सिखा भी रहा था। अगर आपको याद हो तो क्लाइंट उसकी क्लास भी एक बार अटेंड किया था। अब जैसे ही क्लाइंट को ये पता चलता है, वो तड़पड़ाने लगता है कि जल्दी से जाके मैं ये सारी बात नाइट हॉक्स को बता दूं। और हाँ, जब पार्टी खत्म होती है तो क्लाइंट, मेलिसा, ये लोग सब निकलते हैं वहां से विंसेंट के साथ, एंड पूरे रास्ते मेलिसा जो है ना वो क्लाइंट को घूरे जा रही थी। क्लाइंट को पता था मेलिसा क्यों घूर रही है, क्योंकि क्लाइंट वहां कुछ तो ऐसी हरकतें किया था जिससे मेलिसा को भी शक होने लगा था कि मेरा भाई नॉर्मल है या कुछ इधर उधर भी करता है। जो भी हो, क्लाइंट यहाँ अपने ऑफिस के सामने कैरेज को रुकवाता है और तुरंत नाइट हॉक्स में डन से मिलता है और उनको बताता है कि भैया ये सारे सिचुएशंस हैं, नाम आया है हैनस विंसेंट का, तो जाके उसके बारे में पता करवाइए, क्योंकि वो बंदा सही नहीं लग रहा। डन बोलते हैं बिल्कुल करवाते हैं पता। और हाँ, एक और बात, क्लाइंट कल मंडे है, कल तुम्हें एक मिशन करना है अपना, वो सोलो वाला मिशन, उसको कंप्लीट करोगे तो फॉर्मल मेंबर बन जाओगे नाइट हॉक्स के। जो भी हो, क्लाइंट यहाँ से निकलता है, वापस कैरेज में बैठता है, घर आता है, और यहाँ मेलिसा को फाइनली क्लाइंट खुद ही कन्फ्रंट कर देता है कि ठीक है, तुम्हारे मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मेलिसा पूछती है कि तुम क्या बातें कर रहे थे एलिजाबेथ से, और ये सब जो भी कुछ तुम किए वहां पे, मुझे नहीं पता क्या किए, बट उसके बाद एलिजाबेथ भी थोड़ी अजीब से दिख रही थी, टेंस थी, एंड सेलिना भी बेहोश वगैरह हो गई, तो क्या चल रहा है ये सब? ऐसे में क्लाइंट बताता है कि देखो, मैं हिस्टोरियन हूं, मुझे अर्मिस लैंग्वेज के बारे में पता है, और जब मैं देखा कि तुम लोग
लोग मिरर डिविनेशन कर रही हो, तो जो लैंग्वेज था वो किसी तरह का इनकैंटेशन था जिससे कुछ इविल स्पिरिट्स आ सकती थी एंड ऑल दैट। तो मैंने बस बोला कि ये सब मत किया करो, मैंने बस इतना ही किया और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे लैंग्वेज आती है, मैं हिस्टोरियन हूँ, तो मैं बस हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं। अब मेलिसा को बहुत अच्छी तो नहीं लगती एक्सप्लेनेशन, लेकिन वो मान जाती है क्योंकि इसके अलावा और क्या ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हाँ, मेलिसा का शक जो था वो फाइनली खत्म हुआ क्लाइंट के ऊपर से, और क्लाइंट भी सोचा चलो बच गए। खैर, तो मंडे मॉर्निंग आ गया है। इस दिन क्लाइंट की यूजुअली छुट्टी होती है, लेकिन आज उसे मिशन पे जाना है और इसलिए वो पहुंचता है नाइट हॉक्स के पास, मतलब ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में। और यहाँ डन मिलते बताते हैं कि हम गए थे हैना स्विंसन के घर, मर गया लौंडा, मृत पाए हम उसको। डन बताते हैं कि वो इनिशियली हैना स्विंसन के ड्रीम में घुसने की कोशिश किए थे, जहां उन्हें बहुत अजीब सी चीज दिखी। एक नेकेड आदमी था, उल्टा लटका हुआ था क्रॉस पे एंड नेल किया हुआ था। ऑफ कोर्स ये पिक्चर किसकी है? ट्रू क्रिएटर की। एंड ऑफ कोर्स बाद में पता चला कि हैना स्विंसन खत्म हो चुका है। और जब डन उसके ड्रीम में गए थे और जब उनको ये ट्रू क्रिएटर का पिक्चर दिखा था, तो वो अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर दिए थे। अब यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप गॉड्स को इस वर्ल्ड में डायरेक्टली देख लेते हो, चाहे डिविनेशन के थ्रू या किसी और एबिलिटी के थ्रू, तो भैया आपका खत्म होना तय है। बहुत गंदा वाला आपके साथ कुछ हो सकता है। इट्स लकी कि डन सिर्फ अनकॉन्शियस हुए और निकल गए उससे, क्योंकि वो ड्रीम डिविनेशन को, मतलब जो कर रहे थे नाइटमेयर में जाके, उसको बंद कर दिए थे। ड्रीम डिविनेशन नहीं, वो तो क्लाइंट करता है, डन नाइटमेयर में घुसते हैं बिकॉज ही इज सीक्वेंस 7 नाइटमेयर। खैर, तो ये सब बात होने के बाद क्लाइंट पूछता है मेरा मिशन क्या है, और यहाँ डन बताते हैं कि तुम्हें जाना है ड्यू वैली नाम के एक बंदे हैं उनके घर पे। अगर आपको नाम याद आ रहा हो तो उनकी ही लाइब्रेरी थी, ड्यू वैली लाइब्रेरी। इनफैक्ट ये जो इंसान है यहाँ के वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उनके नाम से ऐसे लाइब्रेरी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। काफी अमीर से आदमी है। अब सर ड्यू वैली के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हर रात उनको पता नहीं कुछ अजीब सी ड्रीम्स आती थी, जिसकी वजह से वो मोन्स करते थे, उनको क्राइज सुनाई देती थी, वो खुद भी मोन करते थे, जो कि सब लोग सुन रहे थे। गार्ड सुन रहे, उनके घर के सर्वेंट्स जो भी थे, खाना बनाने वाले, सब सुन रहे थे। और ये सब सर ड्यू वैली के साथ पिछले महीने के 6th से होने लग गया था। तो उनको पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो हर तरह के डॉक्टर वगैरह दिखा लिए हैं, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट। वैसे में क्लाइंट पुलिस वाले के साथ खुद भी पुलिस का प्रोबेशन वाला ऑफिसर वाला ड्रेस पहन के जाने वाला है सर ड्यू वैली के घर पे और उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाला है, क्योंकि हो ना हो लगता है प्रॉब्लम में कुछ तो बियॉन्डर वाले खेल हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि नाइट हॉक्स जो होते हैं उनको ऐसे प्रोबेशन ऑफिसर के ड्रेसेस भी मिलते हैं, यूनिफॉर्म्स मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो हाफ सैलरी आती है वो एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट से ही आती है। वहां यहाँ से क्लाइंट जाता है शूटिंग क्लब में, वहां वो इंस्पेक्टर टोल से मिलता है, फिर दोनों कैरेज में बैठते हैं और सर ड्यू वैली के घर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ क्लाइंट सबसे पहले सर ड्यू वैली के कमरे में जाता है और वहां सारी चीजों को चेक करता है, डिविनेशन करता है अपना पावर वगैरह यूज करके, और वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन क्लाइंट जब कमरे से बाहर आता है, अपने स्पिरिट विजन में था ही, तो वो सर ड्यू वैली के पीछे एक अजीब सा एपरेशन देखता है। मतलब एक फेंट सी फिगर थी जो कि सर ड्यू वैली के पीछे थी, एंड क्लाइंट समझ जाता है कि जरूर इसी से कुछ तो रिलेशन है सर ड्यू वैली के प्रॉब्लम्स का। और जैसा फेंट फिगर दिख रहा था, ऐसा लग रहा था मान लो कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस है जो कि सर ड्यू वैली को हॉन्ट कर रहा है, यानी पास्ट में कुछ तो हुआ है ऐसा जिससे ये हॉन्टिंग्स हो रही है। तो क्लाइंट यहाँ सर ड्यू वैली को बोलता है कि देखो सर, आपको थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम है। और ये सुन के सर गुस्सा आ जाते हैं कि अरे तुम मुझे पागल बोल रहे हो, मैं मेंटल पेशेंट हूँ। क्लाइंट बोलता है नहीं नहीं, उतना एक्सट्रीम नहीं, हल्का सा कुछ इशू है, मैं आपको बताऊंगा, अपने नौकर वगैरह को बोलो यहाँ से जाने के लिए, प्राइवेट में बात करते हैं। यहाँ क्लाइंट अपने आप को पुलिस डिपार्टमेंट का साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट बता देता है कि मैं साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक कर दूंगा, आप बस थोड़ा सा मौका दो मुझे। सर ड्यू वैली भी मान जाते हैं, सबको यहाँ से जाने कहते हैं, और उसके बाद क्लाइंट करता है यहाँ ड्रीम डिविनेशन। तो क्लाइंट यहाँ एक ड्रीम डिविनेशन करना शुरू करता है, और यहाँ वो डिविनेशन के अंदर कई लड़कियों को देखता है जो कि यंग थी, वर्कर के क्लोथ में थी, काम कर रही थी फैक्ट्रीज वगैरह में, और वो खत्म हो रही थी किसी न किसी बीमारी की वजह से। ये लड़कियां थी शार्लेट, मेरी, ऐसी ही बहुत सारी लड़कियां थी, किसी को एपिलेप्सी हो रहा है, किसी को कुछ और। अब ये जो फीमेल वर्कर्स डिविनेशन में दिख रही थी, ये एक्चुअली सर ड्यू वैली की ही वर्कर्स होती थी, क्योंकि सर ड्यू वैली जो है अपने लेड फैक्ट्री के अंदर फीमेल वर्कर्स को ही हायर करते थे, क्योंकि वो सस्ते में काम करती थी। तो हाँ, इतनी सारी जो मौतें हुई हैं वो सब लेड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी, जो कि फैक्ट्री में काम करने से हो जा रही थी लड़कियों को। तो ये सब जो नेगेटिव एनर्जी थी वो एक जगह पे थी, लेकिन उससे भी कुछ इश्यू नहीं था। इश्यू हुआ एक खास लड़की के मरने से, जिसका नाम था हेली। हेली के पिता और उसके जो भाई थे वो लोग जॉब से किसी तरह बाहर हो गए थे, उनके पास कोई काम नहीं था, तो वही घर संभाल रही थी। और हेली से कहीं ना कहीं सर ड्यू वैली भी पर्सनली बात करते थे। वो हेली को कहे भी थे कि अगर तुम्हें सर वर्ड में दर्द हो तो मुझे आके बताना, काम छोड़ देना। और हेली को सर में दर्द भी था, लेकिन क्योंकि वो अकेले अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही थी तो वो काम नहीं छोड़ती है, एंड अंततः उसको हो जाता है लेड पॉइजनिंग, और वो भी खत्म हो जाती है। तो ये जो ट्रिगर पॉइंट था, इससे सर ड्यू वैली बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए थे, क्योंकि वो पर्सनली अटैच थे
और ऐसे में उनका जो ये पूरा ट्रॉमा आ रहा था काइंड ऑफ, और इन्हीं चीज से वो हॉन्ट हो रहे थे। तो यही प्रॉब्लम थी उनकी, इसलिए वो सो नहीं पा रहे थे ढंग से, उनको आवाजें सुनाई देती थी, वो खुद आवाजें निकालते थे एंड ऑल दैट। तो हाँ, क्लाइंट फाइनली सर ड्यूई वैली को कहता है कि सर आपको जो हो रहा है ना वो एक्चुअली गिल्ट ऑफ पास्ट है, और इसको ठीक करने का सिर्फ 2 तरीका है। मतलब आपको 2 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो आपको हेली की जो फैमिली है उसको आप कुछ रिवॉर्ड दे दीजिए, तो आपको अच्छा फील होगा कि चलो भले ही वो मर गई लेकिन उसकी फैमिली को मैंने कुछ तो दे दिया। और दूसरा ये कि जो लेड वाली जो पूरी खेल चल रही है इसको और सेफ्टी मेजर्स के साथ किया जाए ताकि लोग पॉइजनिंग से मरे ना। इस पे सर ड्यूई वैली कहते हैं कि बात ऐसी है कि यहाँ मार्जिन्स बहुत कम है, मैं भले ही सेफ्टी मेजर्स लूंगा लेकिन उससे मेरे कॉस्ट बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो लेंगे नहीं सेफ्टी मेजर्स। तो ऐसे में होगा ये कि मेरी प्राइसिंग बहुत बढ़ जाएगी, फिर मैं सामान बेच नहीं पाऊंगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो क्लाइंट बोलता है कि ठीक है, कंपनसेशन तो आप हेली को दे ही देना, लेकिन सेकंड काम आप ये कर सकते हो कि आप बहुत पावरफुल इंसान हो तो न्यूज में इस लेड पॉइजनिंग के बारे में हर जगह फैला दो, न्यूज़पेपर में ऑल जगह। तो ऐसे में क्या होगा कि फाइनली एक रिफॉर्म आ जाएगा जहां हर एक कंपनी को अच्छे प्रिकॉशंस लेने होंगे, तभी वहां वर्कर्स वर्क कर सकते हैं। तो फिर आप भी वो काम करना, सबको एक साथ करेंगे, सबका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो कोई इशू नहीं होगा। सर ड्यूई वैली बोलते हैं ठीक है, सबसे पहले हेली के पेरेंट्स को बुलाओ। उसके पेरेंट्स आते हैं, उनको 300 पाउंड देते हैं, और यहाँ क्लाइंट सोच रहा है बाप रे 300 पाउंड, मुझे भी कुछ दे देते यार। एनीवेज उनको 300 पाउंड मिलता है कि भैया आप अपनी जीवन व्यतीत करो, आपकी बेटी चली गई है मेरे कारण, मेरी गलती थी, तो आपके लिए 300 पाउंड। और साथ में ड्यूई वैली ये भी कहते हैं कि चलो मैं पेपर वगैरह में पब्लिश करूंगा, सब कुछ अच्छे से करूंगा ताकि ये जो लेड पॉइजनिंग के केसेस है वो फैक्ट्रीज में कम हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। तो फाइनली ये सब करते सर ड्यूई वैली का जो प्रॉब्लम्स था वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाता है। अब सर ड्यूई वैली कहते हैं कि यार क्लाइंट तुम साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, जो भी हो, लेकिन इतना तेज हो ऐसा कैसे? और क्लाइंट एक्सप्लेन करता है कि सर मैं नॉर्मली आदमी हूँ और आपके साथ जो हो रहा था वो एक्चुअली मास हिस्टेरिया था। मास हिस्टेरिया होता है ना कि एक आदमी उल्टी किया उसको देख के सब उल्टी करने लगते हैं, तो वो ऐसा काइंड ऑफ चीज था। तो आपका जो गिल्ट था वो बहुत दिन से बनता आया, एंड फाइनली जब एक इंसिडेंट हुआ तो उससे आपका ये चीज ट्रिगर हुआ। मैंने बस उसको फाइंड आउट किया, आपको सोल्यूशन दिया, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। अरे क्लाइंट कितना झूठ बोलोगे, डेफिनेशन करके सब कुछ निकाल रहे हो और झूठ बोल रहे हो। सर ड्यूई वैली से भी बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, झूठ नहीं बोलने का। जो भी हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, केस इज सॉल्व। डन के पास जाके क्लाइंट बता देता है कि सब कुछ सॉल्व हो गया है, एंड क्योंकि मंडे उसका ऑफ होता है तो वो अपने घर चला गया। लेकिन मंडे को एक और चीज होती है मित्रों, टैरो क्लब मीटिंग। और आज वाली मीटिंग में काफी राज आपको पता चलने वाले हैं, सीक्रेट ऑर्डर और बहुत से सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को लेके। तो हाँ, क्लाइंट मीटिंग ज्वाइन करता है अबव द ग्रे फॉग। टैरो क्लब की मीटिंग शुरू हो चुकी है, ऑड्री आ चुकी है, एल्गर आ चुकी है। ऑड्री बोले तो जस्टिस, एल्गर बोले तो हैंगमैन, और क्लाइंट खुद फूल। नाउ इस बार एल्गर पेज नहीं ला पाया था, एम्परर रोजेल का कोई नया पेज, लेकिन ऑड्री एक पेज लाई थी। इस पे एम्परर रोजेल लिखे थे कि ब्लास्फेमी स्लेट जो होता है उसे ब्लास्फेमी स्लेट क्यों कहा जाता है। ब्लास्फेमी काइंड ऑफ गलत वर्ड है, तो ये क्यों कहा जाता है? स्लेट के ऊपर तो हर एक 22 पाथ के सीक्वेंस के बारे में लिखा गया है ना। एंड द क्वेश्चन इज कि ये ब्लास्फेमी स्लेट बनाया कौन? जो बनाया था क्या उसके पास सारे पाथवेज के सारे सीक्वेंस की नॉलेज थी? साथ ही एम्परर रोजेल इस डायरी पेज में ये भी लिखे थे कि कैसे जो सील्ड आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना वो एक्चुअली चर्च के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। सील्ड आर्टिफैक्ट्स एक्चुअली पावर सेंटर है चर्चेस के। देखो अगर आपको याद हो तो क्लाइंट भी सीक्वेंस 9 सीयर है, राइट, लेकिन वो एक क्लाउन को हरा दिया था जो कि शायद ऐसे तो क्लाउन सीक्वेंस 8 होता है, लेकिन वो जो बंदा था वो शायद सीक्वेंस 7 पे भी हो सकता है। लेकिन क्लाइंट यहाँ हरा पाया था उसको एक सील्ड आर्टिफैक्ट की मदद से, विच वाज 2049। वही उस क्लाउन को स्लो कर दिया जिसके कारण क्लाइंट उसको शूट कर पाया था। पॉइंट हियर इज कि अगर आप एक लो लेवल के भी बियॉन्डर हो, लेकिन अगर आपके पास एक सील्ड आर्टिफैक्ट है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उसके कॉम्बिनेशन से आप एक हाई लेवल बियॉन्डर को भी हरा सकते हो। और ये बात चर्चेस जानती हैं, तभी वो चाइनीज गेट वगैरह बना के उसके पीछे ढेर सारे सील्ड आर्टिफैक्ट्स को रखती है, उनका इस्तेमाल करती है जब जरूरत होता है। अब एम्परर रोजेल ये भी लिखे थे कि मैं कुछ में ज़ोराथॉल से भी मिला था। ज़ोराथॉल कौन? सीक्रेट ऑर्डर का जो मेंबर है, मेंबर नहीं जो फाउंडर है। तो लीडर ज़ोराथॉल यहाँ पे बात किया था एम्परर रोजेल से, और वो रोजेल को कहा था कि देखो तुम 7th पाथवे पे हो, जो कि एक डिफिकल्ट पाथवे है लेकिन सेफ पाथवे है, क्योंकि इसके सारे सीक्वेंसेस पता है जिस चर्च से तुम एसोसिएटेड हो उसको, एंड यू वोंट हैव एनी सरप्राइजेस देयर। इस पे एम्परर रोजेल वाज लाइक कि ये अच्छी बात है या बुरी, और ज़ोराथॉल कुछ बोलता नहीं, बस स्माइल करता है। उसके अंदर सीयर वाली क्वालिटीज है, मतलब है हर चीज थोड़ा सा घुमा
फिरा के बोलना, हिंट छोड़ना, क्लियर कट नहीं बोलना। अब यहाँ पे पोशन डाइजेस्टिंग की भी बात होती है, जहाँ पे ज़ोराथोल बताते हैं, मतलब ये सब डायरी में लिखा हुआ है उस पेज में, एम्परर रोजर लिखे हैं कि ज़ोराथोल बता रहे थे कि पोशन को अगर आपको डाइजेस्ट करना और अगर आप एक्टिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सिर्फ 6 महीने लगेंगे। एंड बेस्ट केस सिनेरियो में सिर्फ 1 महीने के अंदर भी आप पोशन डाइजेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्टिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो 3 साल मिनिमम आपको रुकना पड़ता है, इससे पहले कि आप एडवांस कर सको, दूसरे सीक्वेंस पे जा सको, अपर सीक्वेंस पे, और वो भी तब जब आपकी टेस्टिंग वगैरह होगी और आपको कोई नाइटमेयर्स या विजन्स या कुछ वॉइसेस ना सुनाई दे रही हो तब। सो हाँ, एक्टिंग मेथड इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। अगर आप ढंग से करो और लोअर सीक्वेंस पे हो तो 1 महीने के अंदर पचा सकते हो। ध्यान रहे लोअर सीक्वेंस पे, क्योंकि हायर सीक्वेंस के पोर्शंस को पचाने में 1 महीना नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है इवन विद एक्टिंग मेथड। खैर, तो यही थी डायरी की कंटेंट जिसको अपना फूल पढ़ चुका है। एंड देन वो बोलता है मीटिंग शुरू की जाए। अब मीटिंग शुरू होते ऑड्री तुरंत पूछना शुरू करती है एल्गर से कि अरे मुझे अब अगले लेवल पे जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, पोशन का क्या करना होगा। और एल्गर बोलता है ऑड्री पहले पोशन को पचाओ, तुम सीक्वेंस 9 स्पेक्टेटर हो, पहले उसको पचा लो, वो एक बार पच जाएगा ना, फिर बात करते हैं आगे के लेवल के पोशंस की। ऐसे में ऑड्री पूछती है कि कितना टाइम लगेगा पचाने में, और एल्गर बोलता है 3 साल तो लग जाते हैं, उसके बाद ही होता है। और क्लाइन अभी इंफॉर्मेशन पढ़ा है इसके बारे में, तो क्लाइन अपना फूल वाले अंदाज में बोलता है कि देखो 3 साल नहीं लगता, एक्टिंग मेथड यूज करोगी तो 6 महीने में पचा लोगी पोशन को, 1 महीने तक में पचा सकती हो। और रही बात कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि पोशन डाइजेस्ट हो चुका है, वेल वो बताने वाली बात नहीं, तुमको खुद से वो फीलिंग आ जाएगी। अब ये सब सुन के एल्गर वाज लाइक भाई ये फूल कोई बहुत तगड़ा बंदा है। एक तो ये एक्सपेरिमेंट किया था वो वाला कि मैसेज छोड़ सकते हैं, तो वो भी सक्सेसफुल हुआ, मतलब ये गॉड लेवल का बंदा है। और अब इसको पोशन डाइजेस्टिंग का टाइमलाइन भी पता है, जरूर ये बहुत हाई सीक्वेंस पे है। तो एल्गर और ऑड्री तो भाई फूल को बहुत महान समझ रहे हैं, इन्हें क्या पता कि एल्गर एक्चुअली में अब फूल से ज्यादा पावरफुल है। सीक्वेंस 7 पे होगा शायद एल्गर, फूल अपना सीक्वेंस 9 पे है, ठीक है, सीयर है। खैर एल्गर यहाँ बोलना शुरू करता है और वो ट्रू क्रिएटर के बारे में बातें बताता है, वही बातें जो मैंने आपको बताई थी कि ट्रू क्रिएटर कैसे कोड वगैरह से फॉर्म हुआ था। अगेन मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब ये सब सुन के क्लाइन अगेन थोड़ा स्टाइल मारता है, बोलता है वो ट्रू क्रिएटर नहीं, काइंड ऑफ फॉलन क्रिएटर है। अब ये सुन के एल्गर सोचता है कि भाई ये जो बंदा है फूल, ये ट्रू क्रिएटर को फॉलन क्रिएटर कह रहा है, यानी कि ये भी भगवान के लेवल ही पावरफुल है, तभी इस तरह से बात करता है, यानी ये भी ट्रू क्रिएटर के लेवल का पावरफुल है। और ये लोग तो डर रहे हैं भैया फूल से, और फूल ऐसे ही बस स्टाइल मार रहा है, लौंडे को आता कुछ नहीं, मतलब फूल एक्टिंग कर रहा है एज इफ वो ट्रू क्रिएटर गॉड्स के इक्वल है। लेकिन एक्चुअली पता है अपने मन में फूल क्या सोच रहा था? ये सोच रहा था कि यार हमारी दुनिया में अच्छा था अर्थ पे, वहां पे हम इंटरनेट पे स्मर्फ अकाउंट बना लेते थे और उससे अनाप शनाप सवाल पूछ सकते थे। यहाँ भी अगर मैं स्मर्फ अकाउंट बना पाता ना, मतलब किसी को बैठा देता जो कि आलतू फालतू सवाल पूछता मेरे बिहाफ पे, तो ठीक रहता। मुझे यहाँ फूल बन के पावरफुल बनना पड़ता है, मैं आलतू फालतू सवाल पूछ नहीं सकता इन लोगों से, वरना ये लोग समझ जाएंगे कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ। गधा नहीं, फूल हूं। लेकिन भले क्लाइन नहीं पूछता है आलतू फालतू सवाल, लेकिन ऑड्री है ना, ऑड्री पूछ लेती है, और वो पूछ भी ली कि भाई एल्गर एक काम करो, मुझे जितने भी एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना उनके बारे में बता दो। और एल्गर कहता है मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा लेकिन पैसे लगेंगे। यहाँ पे एक्सचेंज होता है इक्वल, और इस बार पता है एल्गर कितने पैसे मांगता है? 1000 पाउंड। मजाक नहीं कर रहा, एल्गर यहाँ 1000 पाउंड मांग लिया है ऑड्री से, और ऑड्री 1 सेकंड में रेडी भी हो जाती है देने के लिए। इससे आप सोच सकते हो कि ऑड्री कितनी ज्यादा अमीर है। और यहाँ फूल बैठा हुआ और मन मन सोच रहा है भैया मुझे भी पैसे दे दे, मेरे को भी पैसे की जरूरत है। यहाँ में 4-5 पाउंड मिल जाता है, खुश हो जाता हूँ, यहाँ 1000 पाउंड की डील हो रही है और मुझे कुछ मिल नहीं रहा। तो हाँ, इसके बदले एल्गर यहाँ काफी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। और ये स्टार्ट होता है एक सीक्रेट ग्रुप से जिसका नाम था मोसेस एसेटिक ऑर्डर। इसे अर्लीस्ट हिडन ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। लेकिन यहाँ एल्गर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलता है। इंटरेस्टिंग बात यह कि अर्लीस्ट हिडन ऑर्गेनाइजेशंस तो चर्च ऑफ एवरनाइट, चर्च ऑफ अर्थ मदर और चर्च ऑफ गॉड ऑफ कॉम्बैट है। ये सुन के ऑड्री कहती है कि ये सब तो एस्टैब्लिश्ड चर्चेस हैं, हिडन ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो गए? तो एल्गर कहता है कि नहीं, पुराने इपॉक्स में पहले ये लोग हिडन ऑर्गेनाइजेशन ही थे, बाद में फिर चर्चेस बने जब इनकी पावर अच्छे से एस्टैब्लिश हो गई। वैसे ये सब बातें श्योर नहीं है, ऐसे ही एल्गर जो सुना है वो बता रहा है। और ऑड्री का कहना था कि ये सब ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे चर्च वाले हैं ना बाकी, वो उनकी साजिश है, वो लोग ये सब गलत बात फैला रहे हैं, ये सब ऑर्थोडॉक्स चर्च है अच्छे हैं, ये हिडन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एल्गर कहता है हाँ जो भी है, बात हम लोग उनकी नहीं करते हैं, बात करते हैं मोसेस एसेटिक ऑर्डर की। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इसे कुछ ह्यूमंस ने मिलकर बनाया था जिन्होंने ब्लास्फेमी स्लेट को पढ़ लिया था। ये लोग नॉन एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड में बिलीव करते थे जिसे ये लोग कहते थे द हिडन सेज। अब इस गॉड की डिस्क्रिप्शन थी ना, वो मोड ऑफ आइडियोलॉजी थी, नेचुरल लॉ थी। फॉर एग्जांपल गॉड
गॉड के हिसाब से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे न्यूमेरिक हैं। मतलब कि जो हिडन सेज है वो बेसिकली एम्बॉडीमेंट है ऑफ स्पिरिट न्यूमेरोलॉजी, या आप कह सकते हो वो जो नॉलेज है वो सुप्रीम है, या फिर जो हिडन सेज है वो खुद ही नॉलेज है। समझ रहे हो बात? थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, लेकिन ये बिलीफ्स है मोस्टली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। इस पे आप नहीं भी ध्यान दे तो चलेगा, बट अगर समझते हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन के कोर को समझ पाओगे। तो इसीलिए जो इनिशियल मोसेस एसेटिक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन थी वो भले ही हिडन ऑर्गेनाइजेशन हो, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जैसी थी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड थी क्योंकि उनकी वैल्यूज कुछ ऐसी थी। इनफैक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन की दूसरे मेजर चर्चेस के साथ अच्छी रिलेशनशिप थी उस टाइम पे, बट देन यहाँ करप्शन हुआ। अब कैसे हुआ करप्शन? वेल, इसका एक्सप्लेनेशन तो हमारे एल्गर के पास नहीं था, लेकिन उसकी एक थियरी थी जो कि वो बताता है। तो मोसेस एसेटिक ऑर्डर करप्शन में इसीलिए चली गई क्योंकि उनका जिस गॉड में बिलीफ था ना, यानी कि द हिडन सेज, वो जिंदा हो गए। He came to life और वो बन गया पर्सोनिफिकेशन ऑफ द इविल गॉड। देखो, करप्शन से पहले वो लोग अच्छे लाइफ जीते थे, एसेटिक लाइफ रहते थे, लूज नहीं करते थे अपने कंट्रोल को, और चर्च के साथ भी मिले जुले थे, इफेक्ट्स को रिजॉल्व करते थे जो पोशन पीने के बाद आता है। वो लोग अपने ऑर्डर के सीक्रेट को स्ट्रिक्टली रखते थे, एकदम सीक्रेट, और वो अपहेल्ड करते थे मोरल एंड रिलीजियस परसेप्ट्स को। उनका मानना था कि ह्यूमंस हमेशा रीइंकार्नेट करते हैं आफ्टर डेथ। और सीक्वेंस 9 यूजुअली जो वो शुरू करते थे वो था मिस्ट्री प्रायर। द वर्ड वॉरलॉक उनके ऑर्गेनाइजेशन से ही स्प्रेड हुआ था। तो हाँ, इनिशियली वो लोग ऐसे थे, लेकिन करप्शन के बाद क्या होता है आप भी समझ ही जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इविल हो जाता है। और यहाँ करप्शन का रीजन जो एल्गर बताया मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एल्गर खुद श्योर नहीं था कि ये सब बात सच है या नहीं। वो जो सुना था वो बता रहा है, तो आप भी इन बातों को पूरी तरह से सच मत मानना, क्योंकि जब आप 8 बुक पूरी तरह से पढ़ लोगे तो आपको कई चीजें पता चल जाएंगी। अब यहाँ कुछ और चीजें एल्गर बताता है, जैसे डीमनस सेक्ट के बारे में वो ये बताता है कि इसे डीमनस फैमिली कहा जाता था इन द 4th इपॉक। उस टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम मेंबर थे और इनकी जो नॉलेज थी वो ब्लड लाइंस के थ्रू पास की जाती थी जनरेशंस में। प्लस ये लोग कैसे ऑपरेट करते थे? वेल, जो बच्चा होगा उसके फादर को मार देते थे, और अगर बच्चा भी लड़का हो तो उसको भी मार देते थे। तो इस तरह से डीमनस सेक्ट के अंदर सिर्फ विमेन ही हुई जो कि आगे बढ़ी। अभी तो यहाँ की सारी मेंबर्स फीमेल हैं, लेकिन इसके पीछे एक और राज है जो कि आपको पता चलेगा, जल्दी आपको बताऊंगा। और ऐसे मैं बोल रहा हूँ, एल्गर जो बता रहा है उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना, क्योंकि कई चीजें डिफरेंट होंगी। जैसे डीमनस सेक्ट का राज आपको अगली वीडियो में ही खुल जाएगा, जहां आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों डीमनस सेक्ट में अपर सीक्वेंस पे सारी लड़कियां ही होती हैं। अब एल्गर यहाँ न्यूमिनस एस्कोपेट के बारे में बताता है। अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेथ यानी कि मौत में मानती थी। देन रोज स्कूल ऑफ थॉट जो कि ब्लड सैक्रिफाइस वर्शिप वाली सेरेमनी करती थी, वहां यही सब होता था। और ये जो रोज स्कूल ऑफ थॉट है वो सदर्न कंटिनेंट में ओरिजिनेट हुई थी। कॉलोनियल एरा के बाद ये ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, क्योंकि 7 चर्चेस इन पे बुरी तरह से अटैक किए थे, लेकिन पूरी तरह से तो ऑफ कोर्स खत्म नहीं हुए होंगे। तो ऐसे में ये लोग नदर्न कॉन्टिनेंट में भी स्प्रेड होने लग गए। नाउ करंट टाइम में साइकोलॉजिकल एल्केमिस्ट करके हैं, वो लोग सिमिलर हैं टू मोसेस एसेटिक ऑर्डर। वो भी बिलीव करते हैं नॉन एंथ्रोपोमॉर्फिक एग्जिस्टेंस में, और वो मानते हैं कि ह्यूमन स्पिरिट सब कुछ बदल सकता है। देन आता है सीक्रेट ऑर्डर। इसकी एक्टिविटीज सारे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब हिडन तो सब है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हिडन है। लेकिन समय समय पे ये लोग बाहर आते हैं किसी न किसी चीज को लेने के लिए। जैसे फिलहाल के केस में एंटिगनस नोटबुक को लेने के लिए लोग आए थे, जिसमें फेल हुए। तो हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ एल्गर देता है, जिससे क्लाइन को भी काफी कुछ पता चलता है, और ऑड्री को तो पता चल ही गया है, और वो ज्यादा इंफॉर्मेशन और भी लाके देगा जैसे जैसे उसे मिलेगा। लेकिन इसके बदले में वो चार्ज तो क्या किया आपको पता ही है, 1000 गोल्डन पाउंड्स। इतने पैसे मुझे कोई दे देता तो मैं उनको फ्री में बता देता इन्फॉर्मेशन। देखो, वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ फ्री में, इसी बात पे सुपर चैट कर दो थोड़े से, ठीक है? 1000 गोल्डन पाउंड्स का सुपर चैट चाहिए मेरे को, मजाक कर रहा हूँ। एनीवेज, तो यहाँ पे फिर फाइनली मीटिंग खत्म होती है, सब लोग जाते हैं, और क्लाइंट फील करता है कि देखो, जहां मैं ग्रे फॉग में हूँ यहाँ और भी स्टार्स है, यानी मैं और मेंबर्स को भी ला सकता हूँ, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर मैं किसी मेंबर को लाया और कहीं वो मेंबर डन स्मिथ निकल गया, तब तो मेरा भांडा फूट जाएगा। मेरा खुद का जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ चल रहा है, टैरो क्लब, वो खुल जाएगा, चर्च मेरे पे अटैक कर देगी, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो सोच समझ के ही लाना होगा कुछ तो। तभी एकदम से एक क्रिम्सन स्टार के अंदर क्लाइन फील करता है कि कोई तो प्रे कर रहा है, एक प्रेयर जो कि उस तक पहुंच रही है। और क्लाइन अपने स्पिरिचुअल विजन से उस स्टार को टच करता है और देखता है कि अंदर कौन है। और यहाँ वाकई एक आदमी था, यानी कि दोस्तों, इस टैरो क्लब में एक नया मेंबर आ सकता है। कौन वो आएगा वो आपको पता चलेगा अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मैं बोला था 98 चैप्टर्स, लेकिन 95 पे ही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि 96 से ही एक्चुअली शुरू हो जाता है कुछ नया चीज।
जो कि अगेन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो हाँ, वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूं जो कुछ भी मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एकदम डिटेल में घुस रहा हूं LOTM के, ऐसी वीडियोस आपको रेयरली ही मिलेंगी। और हाँ, टारगेट याद है ना, 10K लाइक्स चाहिए मुझे, ठीक है, देन 100K व्यूज चाहिए और 1K कमेंट। टारगेट आपको पूरा करना ही होगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो में। देख रहे हो, दिन दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं, कपड़े बदल बदल के, कितनी लंबी रिकॉर्डिंग, कितनी लंबी वीडियो, और फिर आती है एडिट होके, रेंडर होके। इट्स टू मच, पर फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग टारगेट्स पूरे कर दे रहे हो। और लिटरली मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, मैं बस पॉइंटर्स लिखता हूं और आपके सामने बोल रहा हूं। तो हाँ, बीच बीच में थोड़े से आपको कनेक्शंस इधर उधर दिखते होंगे, थोड़ा सा मैं स्टटर कर जाता हूँगा, तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट। प्योर स्क्रिप्ट नहीं है। पहली बार मैं लाइफ में ऐसा कर रहा हूँ जहां मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, मैं सीधा जो याद है उससे बोल रहा हूँ, बस पॉइंटर्स देख के, वरना मेरी स्क्रिप्ट पूरी तरह से लिखी होती है। एनीवेज, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। कमेंट्स में बताना, अगर कोई डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम पहले किताब पे यानी पहले वॉल्यूम पे 2 और वीडियोस बनाएंगे, जिसके बाद हम वॉल्यूम 2 पे चले जाएंगे। और ये भी बताना कि जो लोग एनीमे देखे हैं, आपको यहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है कि नहीं। ऑफ कोर्स मिल ही रही होगी, बट क्या आपको ये सब चीज पता चला था एनीमे देख के? अगर पता चल गया था तब तो आप बहुत स्मार्ट हो, नहीं पता चला था तो लिख देना वो भी कॉमेंट में। एनीवेज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय। ठीक है, चलते हैं। प्लीज़ वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना। बाय बाय।